पादपों में तो बेटा दोनों में होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। शिफ्ट कर सकते हैं किसके लिए? प्राणियों के लिए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 अवस्थाएं किस आधार पे करते हो। ये थोड़ा सा चेंज कर लो भाई। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा है? मॉर्फोलॉजी, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत फेस करता है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। क्या करना है? फर्स्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम सेल साइकिल को स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, ये चैप्टर जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज सबके समझा हुआ है, बट इसमें कुछ एनसीईआरटी के लाइंस हैं जिसमें बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं। वो मैं जैसे जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँगी वैसे वैसे आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। स्टार्ट करें? चलिए क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा हो क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। सबको पता है बेटा कि अगर कोई भी सेल होती है, मान लेते हैं ये जनक सेल है, सबको पता है सेल डिवीजन के लिए ये जनक कोशिका है और इस जनक कोशिका से हमें पुत्री कोशिकाएं चाहिए 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका एक केंद्रक होता है और इस सेल में क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। इस केंद्रक से 2 केंद्रक बनाने, इस जीव द्रव्य को 2 भाग में बांटना है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम क्या है? कोशिका चक्र। और इस कोशिका चक्र में सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? इंटरफेज, अंतरावस्था। दूसरा फेज होता है जिसे कहते हैं एम अवस्था, सूत्री अवस्था, जिसके भी 2 भाग हैं। पहला हो जाएगा आपका केंद्रक विभाजन एंड दूसरा हो जाएगा आपका जीव द्रव्य विभाजन। ठीक है बेटा, यानी कि इस सेल से अगर 2 सेल बनानी है हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, और इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप खुद बताइए कि अगर हमें तैयारी करनी, किसकी करनी है? डीएनए केंद्रक को डबल करने की और जीव द्रव्य को डबल करने की, या उसको डिवाइड करने की, है ना? तो अब इसको करने के लिए देखिए एनसीईआरटी ने क्या क्या चीज़ें बताई है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी सजीवों में सबसे पहले किसका नाम आता है? मोनेरा, बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया के अंदर विभाजन होता है बेटा? होता ही है, पर उसमें सेल साइकिल फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है। तो मोनेरा के अंदर भी सेल डिवीज़न तो होगा ही ना। तो सेल डिवीज़न अगर होगा तो सेल डिवीज़न कहाँ से शुरू हुआ? मोनेरा से, जो कि सबसे छोटा विभाग, सबसे छोटा जगत कह सकते हो आप, शुरुआती पॉइंट ऑफ व्यू से बोले अपन तो। उसके बाद में क्या आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी क्या है? यूनिसेलुलर। उसमें भी तो सेल डिवीज़न होगा बेटा, नहीं होगा? क्या ये जीव नहीं है? तो चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे यार अप टू कहाँ जा रहे हो, कवक से, पादप से और जंतु तक जाते हो, जीव तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक रहेगा ही, और सब में क्या चलेगा? सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होगा वो असूत्री होगा, और यहाँ पे जो भी सेल डिवीज़न होगा, जो यूकैरियोटिक है सारे, ये सारे के सारे जीव कैसे बेटा? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जीव है, तो यूकैरियोटिक जीव के अंदर क्या होगा? जल्दी बताइए। केंद्रक झिल्ली। और जब केंद्रक झिल्ली होगी तो ये किसको फॉलो करेंगे? कोशिका चक्र को। तो जल्दी से देखो एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने जीवों की जो बात की है ये किसकी की होगी बेटा? बताओ। सभी कोशिकाओं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें सेल साइकिल हो, पर वो डिवाइड तो होगी, कन्फर्म है ये। सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती है, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिका बनाती है। ये नवनिर्मित कोशिकाएं
संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि कर विभाजन करती है और पैतृक कोशिका से इसकी संतति वृद्धि विभाजन के बाद एक नई कोशिकाएं जनसंख्या का निर्माण करती है। यानी इस लाइन का एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि मान लो ये सेल है, इस सेल ने डिवीजन करके कितनी सेल बनाई? 2, है ना। इस सेल ने वृद्धि की, ये भी तो वृद्धि करेगा बेटा। जैसे ही इसने वृद्धि की वापस से क्या हुआ? सेल डिवीजन की कंडीशन आई कि नहीं आई? बताओ। वृद्धि करेगा तभी तो आएगी ना सेल डिवीजन की कंडीशन। अगर ये पुत्री कोशिका वृद्धि ही नहीं करेगी तो सेल डिवीजन की कंडीशन आएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटी आपको ये बताना चाहता है कि भैया सेल डिवीजन जो किसी में भी होगा, चाहे संतति कोशिका में भी क्यों नहीं हो, पहले उसमें क्या होगी? वृद्धि। वृद्धि के बाद उसमें भी क्या शुरू हो जाएगा? विभाजन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जनक कोशिका में ही हो, संतति कोशिका भी आगे जाके क्या करेगी? वृद्धि करेगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि सदैव जनक कोशिका में नहीं, संतति कोशिका भी वृद्धि करके क्या करती है? नई कोशिकाएं बनाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की वृद्धि विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिससे कई लाखों कोशिकाएं बनती है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी सभी को कि एक सेल से अगर 2 सेल बनेगी, वृद्धि भी होगी और उससे क्या होगा? जनन भी हो सकता है यूनिसेल्युलर सेल के लिए। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन की सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं रह सकता, अगली पीढ़ी तो बनाएगा ही बनाएगा बेटा। वो एक कोशिका के विभाजन के दौरान, ये देखिए बेटा, अभी अभी मैंने बात की थी कि केंद्रक का विभाजन, केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए ही तो होता है। तो डीएनए को कितना बनाना है? 2। तो डीएनए का क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन। कोशिका में क्या होगी? वृद्धि। तो बेटा दिमाग में फिट कर लो, कोशिका विभाजन करना है तो वृद्धि जरूरी है। किसकी? सेल की। अगर सेल की वृद्धि होगी तभी सेल डिवीजन होगा, वरना सेल डिवीजन नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए रेप्लिकेशन। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए रेप्लिकेशन और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार से संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। तो देखो बेटा, अगर कोशिका विभाजन को सही करना है, 3 चीज़ें याद रखो। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी जा सकती है कि किसी भी कोशिका विभाजन के लिए सही अवस्थाएं कौन सी होती है? वृद्धि, रेप्लिकेशन और विभाजन। वो तो होना ही चाहिए बेटा, ये 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली। नेक्स्ट, संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। एग्री करते हो बेटा? ये कथन और कारण में आता है। जीनोम वही होता है पुत्री कोशिकाओं में जो किस में था? जनक में। क्यों? क्योंकि जनक का ही डीएनए क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, है तो जनक का ही डीएनए ना बेटा। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, अन्य संघटक। क्या मतलब है बेटा अन्य संघटक? कोशिकांग। जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सबका क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा, डबल होगा वो। इसी के जस्ट पश्चात क्या बनती है? नई संतति कोशिकाओं का निर्माण, जिसे क्या कहते हैं बेटा? कोशिका चक्र। तो बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोशिका चक्र की कितनी परिभाषाएं दे रखी है आप खुद देखिए यहाँ पे, है ना। पर अपने दिमाग में क्या रखना है कि अगर कोशिका चक्र चलेगा, जीनोम का रेप्लिकेशन होगा। उस जीनोम को क्या बोलते हैं अपन? डीएनए। डीएनए और जीनोम एक ही तो है ना। उसका रेप्लिकेशन जरूरी है। दूसरा, रेप्लिकेशन के साथ साथ वृद्धि। अगर वृद्धि होती है तभी वो कंडीशन क्या होती है बेटा? डेवलप। और अगर तुम्हें 2 कोशिकाएं बनानी है तो जितना भी जनक सेल के अंदर घटक होगा उसका सबका क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेशन। लिखा है बेटा साफ साफ। अन्य घटक का संश्लेषण का मतलब ही क्या है? दोबारा से क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। तो ये है बेटा कोशिका चक्र का मेन रोल, जिससे जनक कोशिका से क्या बनती है बेटा? संतति कोशिका बनती है। नेक्स्ट, यद्यपि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, यहाँ पे बेटा आपसे पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सतत को क्या कर देते हैं? असतत। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी कि सतत का मतलब क्या है। सतत का मतलब ये है कि अगर एक बार कोशिका चक्र का अवस्था शुरू हो गई है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो वो G1, S, G2 केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन क्रम में कंटिन्यूस चलता रहता है अगर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत पूछा जाता है।
सतत का क्या कर देते हैं, असतत, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी विशिष्ट अवस्था में होता है। आपको पता ही है बेटा, ऐसा अवस्था में होता है। तो ये तो एज इट इज कोई पूछने वाली नहीं है, सबको पता है कि हर एक अवस्था में विशिष्ट कार्य संपादित होता है। कोशिका विभाजन के दौरान रेप्लिकेशन गुणसूत्र जटिल घटनाक्रम के साथ संतति केंद्रों में वितरित होता है। इसका मतलब सीधा सा है बेटा कि डीएनए ऐसे ही विभाजित नहीं होता है। डीएनए पहले किस रूप में होता है, क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु से वो क्या करेगा, संघनन, और संघनन करके क्या बनाता है, गुणसूत्र। फिर कहीं जाके उसका क्या होता है, विभाजन होता है। ये बात समझ में। ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। आनुवांशिक नियंत्रक का मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता है जांच बिंदु। क्या बोलते बेटा, जांच बिंदु। जांच बिंदु का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जिस अवस्था में जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब उसको अगर चेक करना है, कौन करेगा बेटा, उसको चेक करने के लिए प्रोटीन होते हैं और एंजाइम होते हैं। कौन होते बेटा, प्रोटीन और एंजाइम। और आपको अच्छे से पता है प्रोटीन और एंजाइम, एंजाइम भी किससे बनता है, प्रोटीन से। और प्रोटीन की सूचनाएं किस में होती है, बताइए बेटा, आरएनए में। इनकी सूचनाएं किस में, आरएनए में। और आरएनए किससे बना भाई, डीएनए से। तो डीएनए नहीं लगता बेटा आपको, एक आनुवांशिक सूचना रखता है किसके लिए, प्रोटीन और एंजाइम के लिए। और ये क्या बनाते हैं, जांच बिंदु। जांच बिंदु का क्या काम है, अवस्थाओं को चेक करना। और अगर कुछ गड़बड़ दिखी वहीं पे सेल साइकिल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि सेल साइकिल की घटनाओं को कौन चेक करता है, जांच बिंदु, या फिर क्या बने होते हैं, आनुवांशिक नियंत्रक। ठीक है, तो काफ़ी लाइनें एनसीईआरटी की हमारे पास में अभी अभी आई है बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक चक्र उदाहरण कोशिका के संवर्धन में होता है, जिसमें कितना समय लगता है बेटा, 24 घंटे। जो मैंने अभी आपसे बात की कि बेटा एक सेल से 2 सेल बनी, ज़रूरी है कि इसका उतना ही टाइम लगेगा, नहीं। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी सेल है, कौन सी सेल है। अभी यूकैरियोटिक में कितनी बातें बताई मैंने, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, सबका जीवन चक्र जो भी होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो बेटा विभाजन का समय भी सब में क्या होगा, अलग अलग। तो यहाँ पे हमारे कोर्स में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है मनुष्य का, यानी मनुष्य की सेल को जनक सेल से पुत्री में बनने में कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे। कोशिका चक्र की यह अवस्था एक जीव से दूसरे जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अच्छा हुआ ना मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया बेटा कि पृथ्वी पर कितने जगत होते हैं, 5। तो अब आपको जीव समझ में आया, अभी जो नाम लिए थे अपन ने। तो हर जीव का कोशिका चक्र का समय क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर आता है इसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका। अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का मतलब क्या हुआ, जिस कोशिका के अंदर ज़्यादा वृद्धि होती है, जैसे छोटी कोशिकाएं, उसमें साइटोप्लाज्म बढ़ेगा बेटा, तो उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी विभाजन होगा, क्योंकि सेल कैसी है, छोटी। अब छोटी सेल में अगर वृद्धि होगी तो बेटा उसका केंद्रक उसको नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी डिवाइड करेगी। पर अगर बड़ी कोशिका है तो उसमें साइटोप्लाज्म क्या है, पूरी तरीके से आराम से है। उसमें अगर वृद्धि होगी तो एज कंपैरेटिव सेल साइकिल का समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा ना। इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है, क्योंकि फास्ट करती है और ये धीरे धीरे करेगी। तो इसीलिए सेल साइकिल एक जीव से दूसरे जीव में भी इनका जो समय होता है अलग हो सकता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी अलग हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। जैसे यीस्ट किस में आता है बेटा, यीस्ट कवक है ना, यूनिसेलुलर। कोशिका चक्र पूरा होने में कितने मिनट लगते हैं बेटा, 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट लगेंगे यहाँ पे। कोशिका चक्र की 2 मूलभूत प्रावस्थाएं होती है, अंतरावस्था और एम अवस्था। अंतरावस्था अभी अभी मैंने कहा था बेटा, तैयारी करना। अब इसको बिना एनसीईआरटी पढ़े भी दिमाग में फिट हो चुका होगा कि तैयारी किसकी करनी है भाई, केंद्रक को डबल करना है, कोशिकांगों को डबल करना है। आई बात समझ में। तो अब देखो एनसीईआरटी इसके रिगार्डिंग क्या बात कहती है। सूत्री विभाजन एम अवस्था को व्यक्त करता है, जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन होता है। यानी अभी अभी मैंने कहा बेटा कि कोशिका चक्र में 2 अवस्था है, अंतरावस्था और सूत्री विभाजन। तो अंतरावस्था तो कैसी हुई, तैयारी अवस्था, और सूत्री विभाजन में क्या होता है, वास्तविक किसका विभाजन, केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन, 2 अवस्थाएं होती है।
ठीक है, अब ये लाइन देखो बेटा, दो क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच को आप क्या बोलते हो? एम अवस्था। इसको बेटा मुझे समझाना पड़ेगा। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पे देखना ध्यान से बेटा, मान लेते हैं ये जनक सेल है ना, इस जनक सेल के अंदर अगर डिवीजन होगा तो इसमें क्या चलेगी? अंतरावस्था। अंतरावस्था में सबसे पहले क्या आता है? जीवन। जीवन के बाद एस, एस के बाद G2, G2 के बाद क्या चलेगा बेटा? M। एग्री? M का जो भी होगा, केंद्रक विभाजन और फिर जीव द्रव्य विभाजन, इसी की बदौलत तुम्हें क्या मिलता है? दो पुत्री कोशिकाएं मिल गई। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया बेटा, इसमें वृद्धि होगी तो इसमें भी डिवीजन शुरू होगा। वापस से जीवन, S, G2, M अवस्था। आए बात समझ में? तो जल्दी बताओ बेटा, अगर तुमसे पूछें कि मैं यहाँ पे जीवन की बात करना चाहती हूँ, या मान लेते हैं ये M अवस्था है, ये भी क्या है? M अवस्था। यही तो लिखा है, देखो ध्यान से, ये लाइन अपने अंडरलाइन की है ना, अंतरावस्था, तैयारी अवस्था। तैयारी अवस्था किसके बीच की है बताओ मुझे? इसे क्या बोलते हो? अंतरावस्था ही तो बोलते हो बेटा, है ना? तो NCERT ये कहना चाहता है कि अंतरावस्था किसके बीच की अवस्था है? दो क्रमिक M अवस्थाओं के बीच की। ये टफ लाइन है, ये भी क्या है आपकी? अंतरावस्था। तो आई थिंक NCERT की लाइन क्लियर हो चुकी होगी सभी को कि भैया इसके अंदर जनक से पुत्री कोशिकाएं जब बनेगी तभी उसमें क्या आएगा बेटा? क्रमिक M अवस्था आएगी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका औसतन अवधि 24 घंटे होती है, कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे। ऐसा क्यों बेटा? भाई जब सारा काम किया हुआ होगा, तैयारी सारी की हुई है वहाँ पे, तो सीधी सी बात है बेटा, विभाजन ही तो करना है। तो केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन में ज़्यादा समय नहीं लगता, सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है? तैयारी करने में। तो इसको बेटा आप डिवाइड कर सकते हो कि अगर मान लो कोई भी सेल डिवीजन का समय दे रखा है, उसका 95% से ज़्यादा भाग कौन घेरेगा? मोर देन इंटरफेस, अंतरावस्था। क्लियर है ये बेटा? और लेस देन 5% कौन भाग घेरेगा? M अवस्था। हमेशा ध्यान रखना। मान लो तुम्हारे कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ गए, तुमको डायरेक्ट नहीं आ रहा आंसर तुम्हारे, पर इतना तो कर सकते हो बेटा कि उसका कितना परसेंट निकालना है? लेस देन 5%। चाहे वो मिनट में हो चाहे घंटे में हो, आराम से आप निकाल सकते हो उसको। जैसे 90 मिनट है बेटा, 90 मिनट पूरा सेल साइकिल है, तो भले ही आपको डायरेक्ट नहीं पता, पर इतना तो पता होगा बेटा कि यीस्ट अगर सेल है, सोचो इसको कि पूरा सेल साइकिल कितने में होता है बेटा? 90 मिनट्स में। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे ऑप्शन में आता है कि यहाँ पर M अवस्था है और ये इंटरफेज है, तो बेटा इधर मैक्सिमम मिनट किस में जाएगा? आप खुद बताओ। इंटरफेज में जाएगा ना। मैक्सिमम कितना लिख सकते हो बताइए? कितना मैक्सिमम लिख सकते हो? 90 मिनट का मैक्सिमम समय कितना बता सकते हो? 85। अब आपने भले निकाला नहीं है तो भी आप निकाल सकते हो ना बेटा। हो सकता है इससे कम ही निकाल दो, क्योंकि लेस देन 5 है। मान लो कहीं 5 लिखा हुआ है, कहीं पे लेस देन 5 है। ऐसे नहीं करना है 5 ही मिनट उससे कम कर दो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। लगभग मैक्सिमम समय जो भी आपके ऑप्शंस में होगा वो, और जो सबसे कम समय होगा ऑप्शन में, वो किस में चला जाएगा? M अवस्था में, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक। अब यह क्या होता है पता है? यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं कि अंतरावस्था में कितना समय लगता है, 95% से कम, 95% से अधिक और 95%। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि वो 95% को टिक करके आ जाए, तो उसमें ध्यान रखना है बेटा, किसका? अधिक का। ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। अब हम बात करते बेटा एक एक करके इनके नॉमेनक्लेचर की। तो पहले मैं समझा दूँ, फिर हम इसको NCERT को पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जब भी कोई सेल साइकिल चलता है, जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं पता है उसका कि भैया किस अवस्था को किस नाम से जाना जा सकता है, तब तक बेटा आप लोगों के कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो जल्दी से यहाँ पर देखो, ये पूरा मैं सेल साइकिल को एक साइकिल के अंदर शो कर रही हूँ। अब अगर मैं इस साइकिल को शो करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहली अवस्था, फिर ये दूसरी अवस्था,
फिर ये तीसरी अवस्था और ये एम अवस्था मैं मान रही हूँ, जिसमें ये प्रोफाज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और ये टीलोफेज और ये साइटोकाइनेसिस। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या बना रही हूँ बेटा, ये पुत्री सेल। ठीक है, ये जीवन अवस्था है, ये एस है, ये G2 है, प्रोफाज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा, और ये जनक सेल बन गई। अब ये सारी क्या थी बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या थी, एम अवस्था। एम अवस्था के जस्ट बाद में अभी सिखाया था मैंने बेटा, इस सेल में विभाजन होगा तो कौन सी आएगी, जीवन। यानी ये जस्ट किसके बाद की अवस्था है बेटा, एम अवस्था के बाद। तो इसे क्या कह सकते हैं, जीवन को पोस्ट माइटोटिक स्टेज। क्लियर है, पोस्ट माइटोटिक। इससे पहले है बेटा प्री सिंथेटिक। ये तो है ही बेटा सिंथेटिक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। और ये क्या है, पोस्ट सिंथेटिक। और ये एम से पहले बेटा प्री माइटोटिक स्टेज। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है बेटा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा ये प्री और पोस्ट के चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत करके आता है। जीवन G2 सब याद है उसको, समझ रहे हैं, जीवन G2 सब याद है उनको, पर उनको ये नहीं पता कि प्री और पोस्ट किसको बोलेंगे अपन। तो ये बेटा थोड़ा सा आपको ये डायग्राम दिमाग में रखना पड़ेगा जब भी सेल साइकिल का क्वेश्चन आता है। अब जीवन अवस्था क्या है बेटा, गैप फर्स्ट, गैप सेकेंड। ठीक है, गैप, हालांकि इसमें क्या होती है बेटा, वृद्धि भी होती है। वृद्धि तो होगी तभी तो क्या जरूरत पड़ी, केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन की। तो वृद्धि अवस्था कौन सी हो गई तुम्हारी, इंटरफेस हुई कि नहीं हुई। तो इंटरफेस के लिए हमारे पास में बहुत सारी बातें लिखने को है बेटा। देखो अंतरावस्था में क्या क्या लिख सकते हो, अंतरावस्था में सबसे पहले क्या लिखोगे, तैयारी अवस्था। तैयारी के बाद में क्या हो गया, वृद्धि भी हुई ना बेटा, सारी चीजें क्या हुई, डबल हुई, संश्लेषण हुआ तो क्या होगा, वृद्धि तो हुई। तीसरा सबसे लंबी अवस्था, सबसे लंबी अवस्था। नेक्स्ट, इस अवस्था के अंदर बेटा कभी भी जो काम होता है वो हमें दिखता नहीं है बेटा, जो काम होता है वो हमें दिखता नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, अदृश्य अवस्था। जैसे केंद्रक का विभाजन होगा तो गुणसूत्र क्या होते हैं, बीच में भी आते हैं, मेटाफेज प्लेट पे आते हैं, फिर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, सब कुछ हमें दिखता है, पर तैयारी अवस्था में जो भी काम होता है वो हमें दिखता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, अदृश्य अवस्था। ठीक है, और यहीं पर अगर अपन बोलते हैं बेटा कि क्या इंटरफेस अवस्था में जो भी काम हो रहा है उसका यूज वही होता है, नहीं। अगर जीवन में कोई भी काम हो रहा है, ये एनसीईआरटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अरे होता है ना, कैसे नहीं होता बेटा, प्रोटीन संश्लेषण होगा तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वरना कैसे होगा बेटा बताइए। और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर भी तो बना, और G2 इसमें भी प्रोटीन बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा। अभी बताती हूँ मैं, देखो क्या होता है यहाँ पे, कौन सा प्रोटीन बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो बेटा बट ये प्रोटीन किसके लिए बन रहा है, एम अवस्था के लिए। ये प्रोटीन किसके लिए बन रहा है, एस अवस्था के लिए। ये प्रोटीन किसके लिए बन रहा है, एस अवस्था के लिए। तो अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है चीजें, आप बिल्कुल कोरिलेट कर पाओगे। एम अवस्था आरंभ केंद्रक विभाजन से होता है, जो कि गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य, और इसका अंत किसमें होता है बेटा, कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए बेटा ये रही एम अवस्था, ये जो था ये क्या था, केंद्रक विभाजन ही तो था। तो एम अवस्था कहाँ से शुरू हुई भाई, केंद्रक विभाजन से। खत्म कहाँ पे हुई, साइटोकाइनेसिस से। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, लिखा था अभी अपन ने, तैयारी अवस्था। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका में वृद्धि होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दोनों होते हैं इसके अंदर। अब अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं बेटा, पश्चसूत्री,
पोस्ट माइटोटिक G1, M के बाद ही तो हुई संश्लेषण अवस्था S एंड प्री माइटोटिक स्टेज G2। ये देखिए बेटा, ये पैराग्राफ जनरली छोड़ दिया जाता है बच्चों की तरफ से एनसीईआरटी का, साइड में लिखा होता है, बच्चे सोचते हैं इसमें से क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाएगा। देख लेते हैं इसे। पादप व प्राणी अपने जीवन काल में कैसे वृद्धि करते हैं? क्या आप पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधे व प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती है? क्या आप उच्च कोटि के पादपों में उन ऊतक का नाम स्थान बता सकते हो जिनकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती है? शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती है, इसीलिए क्या कहते हैं बेटा? विभज्य। हालांकि ये क्वेश्चन किधर का है? एनाटॉमी का। किधर का है? एनाटॉमी का। पर पूछ कहाँ लिया है? किसमें दे दिया है? सेल डिवीजन में। अब भले बच्चे को नहीं आता है, एनाटॉमी नहीं पढ़ा है, पर इधर तो दे दिया डायरेक्ट क्वेश्चन। इनके भी आंसर आने चाहिए, वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ इनके आंसर नहीं आने चाहिए, इनके भी आंसर आने चाहिए, पर एक तो हमारे पास क्वेश्चन तैयार हो गया क्या, कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन हमेशा होता है? कौन सी? विभज्योतक कोशिकाएं हमेशा विभाजन करती है। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभज्योतक ऊतक होता है? नहीं। तो कथन और कारण का क्या क्वेश्चन बना बताओ? प्राणियों में सदैव सेल डिवीजन नहीं होता, और नीचे कारण आ गया क्योंकि उनमें विभज्योतक कोशिकाएं नहीं होती। तो कथन और कारण दोनों सही, स्पष्टीकरण भी सही। अब बेटा अगर तुम्हारे सेल साइकिल में ये क्वेश्चन आ जाएगा, सारे बच्चे यही सोचेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी। नहीं भाई, ये तुम्हारे सेल साइकिल के अंदर ही साइड वाले बॉक्स में दे रखा है, तो इसको ढंग से पढ़ना है आपको। तो साथ में पढ़ने से बेटा यही फ़ायदा होता है एनसीईआरटी कि छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है भैया, करना है इसको यहीं पर ही, ठीक है। और रही बात इन सारे क्वेश्चंस की, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी जैसे जैसे हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी सेल में डिवीज़न होता है और किस में नहीं होता है। बट ये तो आ गया ना हमारे पास में कि विभज्योतक कोशिकाओं में हमेशा डिवीज़न होता है। नेक्स्ट, पश्चसूत्री पोस्ट माइटोटिक जीवन अवस्था डीएनए रेप्लिकेशन के बीच अंतरावस्था को प्रदर्शित करता है। एग्री बेटा? जीवन किसके बीच की अवस्था है? संश्लेषण अवस्था और एम अवस्था के बीच की अवस्था है। कोशिका की उपापचयी रूप से सक्रिय, आपके पास लिखा हुआ आ सकता है असक्रिय या निष्क्रिय, क्योंकि इसमें लगातार क्या होता है? सबसे ज़्यादा कोशिकांगों की वृद्धि कहाँ होती है? जीवन में ही होती है, परंतु इसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। तो वैसे भी बेटा जीवन में तो रेप्लिकेशन होता भी नहीं है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बेटा, डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, यानी डीएनए से डीएनए बनेगा बेटा तो एक 2C से क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? सेम। गुणसूत्रों की संख्या में चेंज नहीं आता है बेटा, है ना। कैसे? कि जैसे अगर अपन इस डायग्राम के अंदर बनाए बेटा, ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहाँ पर एक गुणसूत्र है, ये रहा इसका एक क्रोमेटिन फाइबर जो डीएनए से बनता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कितना है बेटा? 2C है। जैसे ही यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ, इस डीएनए का दूसरा भाग बना कि नहीं बना? बताओ। रेप्लिकेशन से एक डीएनए से क्या बनेगा? दूसरा डीएनए। ये रहा इसका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसको शो करता है बेटा? गुणसूत्र को शो करता है ना। तो यहाँ पे गुणसूत्र कितना है भाई? एक ही तो है। यहाँ पे गुणसूत्र कितना है? एक ही तो है बेटा, पर डीएनए कितना हो गया? 4C। तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस में फर्क पड़ता है? डीएनए। ठीक है, तो ये यहीं पर ही क्लियर कर लो बेटा कि डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल, पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान। अब कभी कभी बच्चे कहते हैं नहीं मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में आ जाते हैं। तो बेटा द्विगुणित का मतलब क्या हुआ? पहले एक था मोनाड अवस्था थी, एक ही डीएनए था बेटा, अब ये डीएनए क्या हो गया? डायड अवस्था में हो गया। रूप कैसा है? क्रोमेटिन तंतु की तरह, जो आगे जाके क्या करेगा? गुणसूत्र बनाएगा कुंडलन के द्वारा। ठीक है, ये देखिए बेटा, डीएनए की मात्रा और गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। जीवन अवस्था में कोशिका द्विगुणित हो जाती है, या 2n गुणसूत्र है तो एस अवस्था के बाद इसकी संख्या वही रहती है।
जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n। तो इससे बेटा कंफ्यूज मत होना। द्विगुणित का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो जीवन अवस्था में कोशिका द्विगुणित है, द्विगुणित मतलब गुणसूत्र किस में प्रेजेंट है बेटा? जोड़े में। जोड़े में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विगुणित। अगुणित होता तो क्या होता? सिंगल सिंगल। ये देखिए ये अगुणित है अगर किसी में गुणसूत्र। मान लो किसी के अंदर 3 पेयर में प्रेजेंट है गुणसूत्र, तो इसको क्या बोलेंगे? 3n। ये n और ये 2n। तो द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? 2-2 के जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। अब इधर आ जाइए भाई, अगेन वही क्वेश्चन। आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करो। सबसे पहला क्वेश्चन, प्याज में कौन सा विभाजन पाया जाएगा? मियोसिस या माइटोसिस? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जब वृद्धि अवस्था हो रही है तो माइटोसिस ही होगा बेटा, मियोसिस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का ही हम ले रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कि भैया प्याज होता है पादप की कोशिका जिसमें शीर्ष पर वृद्धि होती है, न कि वहां पे जनन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र बेटा? 16। तो बेटा प्याज का प्लॉइडी क्या होता है? एंजियोस्पर्म है बेटा, 2n। तो ये 16 गुणसूत्र किस में प्रेजेंट है? जोड़े में। जैसे मैंने एक जोड़ा बनाया, ऐसे जोड़े कितने होंगे बेटा? 16 जोड़े। 2n नहीं, 8 जोड़े। कुल संख्या कितनी है? 16। जोड़े कितने हो गए बेटा? 8। तो अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ बेटा 2n बराबर 16, तो ये 16 किस में प्रेजेंट है? जोड़े में। तो कितने जोड़े हो गए बेटा? 8। हमारे अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46। जोड़े कितने बेटा? 23। तो प्याज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से, ठीक है। क्या आप बता सकते हो जीवन में कितने हुए बेटा? जीवन में कितने हुएंगे? 16। एस में भी कितने होंगे? 16। एम में भी कितने होंगे? 16। यदि कोशिका में एम अवस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2c है तो जीवन और इसमें कितना होगा? इसकी कितनी मात्रा होगी? अब देखो, यदि कोशिका की एम अवस्था के बाद में, अब इसके लिए मुझे एक डायग्राम से समझाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को कि अगर आपसे ये पूछे कि शुरुआत के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे जीवन अवस्था है ना, ये कितनी थी बेटा? 2c। कितनी है? 2c। फिर क्या आया यहाँ पे? एस अवस्था कितनी हो गई? 4c। ध्यान से देखना इधर, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर भी कितनी रहेगी? 4c। किसमें? G2 में। एम अवस्था में कोई चमत्कार थोड़ी होगा बेटा, डीएनए तो वही रहेगा, चाहे वो साथ में रहे चाहे एनाफेज में क्या हो जाए अलग, मात्रा तो उतनी रहेगी ना। इसका मतलब यहाँ पर पूरी एम अवस्था में, ये एम अवस्था है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा बेटा किसी में भी, ना प्रोफाज ना मेटाफेज ना एनाफेज ना टीलोफेज, सब में कितना रहेगा बेटा? 4c। कहाँ दिक्कत है? जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ तो क्या होगा? पुत्री कोशिकाओं में 2c ऊपर चला गया, 2c नीचे चला गया। तभी तो बेटा डीएनए की मात्रा भी क्या रहती है? समान। किसमें? माइटोसिस में। इसी से करके देख लो। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, जो एनसीईआरटी खुद पूछ रहा है कि अगर एम अवस्था के बाद 2c है तो जीवन एस, और कितना कठिन क्वेश्चन है अगर किसी ने ढंग से नहीं किया तो जीवन में तो कितना होगा? बताओ आंसर इसका। जीवन में तो क्या है? 2c। एस में कितना है? 4c। एम में कितना है? 4c। क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता नीट में? 100% पूछा जा सकता है। इसमें बच्चा ऐसा करेगा, अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसको बेटा ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कब डबल हुआ तो एम में कैसे चलेगा, एम में जाने के बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होगा। तो ये बेटा बहुत अच्छा एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। इसीलिए बेटा देखो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्यों करवा रहे हैं, बच्चे को सब नॉलेज होता है, सब आता है, मैं तो कह रही हूँ, पर अगर तुम इन लाइनों को नहीं पढ़ के जाओगे ना बेटा, कहीं से भी कुछ भी लाइन आपसे पूछी जा सकती, उस समय फिर आपको इतना बुरा लगेगा ना कि यार चीज़ें हमारे हाथ में थी पर हमने की ही नहीं, कोशिश ही नहीं की हमने करने की, ठीक है। नेक्स्ट, प्राणी कोशिका में एस अवस्था के दौरान ये बार बार चीज़ें आ रही है बेटा। एस अवस्था में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में विभाजन, ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन की जगह पर केंद्रक द्रव्य लिख देते हैं, और आप सबको पता होना चाहिए बेटा, सेल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है तारक केंद्र
जंतु कोशिका में कहाँ होता है भाई? इधर ही बना देती हूँ मैं। जंतु कोशिका में केंद्रक के बाहर होता है। दो तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होकर क्या करते हैं? तारक काय बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बेटा, कोशिका द्रव्य की जगह पर केंद्रक द्रव्य। ठीक है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु, ये देखिए बेटा, G2 अवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रोटीन का निर्माण किस लिए हो रहा है बेटा? किसके हेतु हो रहा है? M अवस्था के हेतु। बताया था ना अभी। तो G2 में जो भी विभाजन होगा या जो भी प्रोटीन बनेगा वो किसके हेतु बनेगा? M अवस्था के लिए बनेगा। प्रौढ़ कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। ये देखिए बेटा, हृदय कोशिका, मैंने कहा था ना उस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा है, क्या प्राणी कोशिका में सभी कोशिकाएं विभाजित होती है क्या? तो नहीं। हृदय कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका, अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती है। यदा कदा मतलब क्या हुआ? जब जरूरत होती है। जरूरत कब? जैसे आपको लग गई चोट, चोट लगी है बेटा, तो उस जगह को भरना भी तो पड़ेगा। तो उस समय जरूरत है तो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। अदरवाइज सेल डिवीजन प्राणी कोशिका में होना नहीं चाहिए, वरना कैंसर हो जाएगा। बिना किसी कारण के सेल डिवीजन हो रहा है तो वो किसका निर्माण करेगा? कैंसर का। पादप कोशिका में ये सेल डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वृद्धि क्या चलती है बेटा? जीवन पर्यंत। हमारे अंदर एक बार प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, सारे हमारी चीजें बन जाती है प्रॉपर, तो कब होगा? जब जरूरत होगी तभी। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, जिसमें विभाजन नहीं होता बेटा, जैसे हृदय कोशिका है या मस्तिष्क कोशिका है, जिसमें विभाजन नहीं होना है, वो जीवन को छोड़ के कहाँ चली जाती है बेटा? G0 अवस्था में, जिसे क्या कहते हैं? शांत अवस्था। तो बेटा जब उसमें विभाजन ही नहीं होगा तो कौन सी अवस्था बोलते हैं? निष्क्रिय। पर वो निकली कहाँ से है? जीवन अवस्था से। तो जीवन अवस्था कैसी थी? उपापचयी रूप से सक्रिय। तो उपापचयी रूप से तो क्या होगी? G0 सक्रिय। पर क्योंकि काम नहीं हो रहा तो कैसी अवस्था हो गई भाई? निष्क्रिय अवस्था। ये ध्यान रखना आप लोग। अगर विभाजन होता तो हम उसे क्या बोलते बेटा? सक्रिय अवस्था बोलते। पर क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीजन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी, इसीलिए उसे क्या बोलते बेटा? निष्क्रिय। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये उपापचयी रूप से सक्रिय क्यों है? आंसर क्या होगा बेटा? क्योंकि कहाँ से एग्जिट होता है? जीवन से। कथन और कारण में। ठीक है। लेकिन यह विभाजित नहीं होती, इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। जैसे हमारी स्किन सेल है बेटा, अभी नॉर्मल सेल, वो विभाजन नहीं कर रही है, कौन सी अवस्था में है? G0। पर जब जरूरत पड़ेगी तो G0 से वापस वो कहाँ आ जाती है बेटा? सेल साइकिल। पर मस्तिष्क और हृदय की सेल अगर एक बार चली गई तो वो वापस नहीं एंट्री करेगी बेटा, हमेशा के लिए उसी अवस्था में रहती है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। प्राणियों में सूत्री विभाजन, ये बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना है ना। क्या कह रहा है? प्राणियों में। बेटा प्राणी कौन से जगत में आते हैं? दिमाग लगाओ। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। सोचो बेटा, जंतु जगत विकसित जगत है, लगभग सारे के सारे जीव कैसे होंगे बताओ? द्विगुणित ही तो होंगे। आज मैं पादप का बोलूं तो फिर भी समझ में आए बेटा कि शैवाल है, ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है, उनमें कुछ अवस्थाएं कैसी होती है? एन। तो उसमें हो सकता है माइटोसिस, कोई दिक्कत नहीं है। अगुणित में भी होता है। पर बेटा प्राणियों में तो उच्च जीव है, उच्च जीव का कैसा रहता है संरचना? द्विगुणित अवस्था होती है। तो द्विगुणित इसीलिए कहा बेटा प्राणियों में समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। तो आई थिंक समझ में आ गया। अब बेटा इसमें भी अपवाद है। कैसे? कि जैसे आपने देखा होगा कि अपन उसमें पढ़ते हैं जेनेटिक्स में कि नर मधुमक्खी है तो एनिमल ही, एनिमल के उसमें ही तो आएगा बेटा, इंसेक्टा में। पर इनके अंदर क्या होता है? एन अवस्था। तो अगर नीट में आपका स्टेटमेंट आता है कि केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, सही है। इसमें अपवाद है, यस अपवाद हो सकता है, ये नेक्स्ट लाइन है इसलिए बोल रही हूं मैं। तो आप इस केवल को इसके साथ में मत मिक्स कर देना कहीं कि अधिकतर, नहीं, ये सिर्फ अपवाद स्वरूप कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने खुद ने लिखा है ना बेटा
हालांकि करके क्या लिखा है, खुद ने अपवाद है, पर ये लाइन गलत नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके विपरीत पादपों में माइटोसिस अगुणित में भी होता है और द्विगुणित में भी होता है। एग्री? एक होता है युग्मकोद्भिद, एक होता है बीजाणुद्भिद, हम पादप जगत में पढ़ते हैं ये। तो युग्मकोद्भिद होता है N और बीजाणुद्भिद होता है 2N। तो पादपों में तो बेटा दोनों में होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये शिफ्ट कर सकते हैं किसके लिए, प्राणियों के लिए, और ये बात किसके लिए शिफ्ट कर सकते हैं बेटा, पादपों के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि पादप में तो दोनों में होता है, पर प्राणियों में केवल किस में होता है, द्विगुणित कोशिकाओं में। ठीक है, पादपों में पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण मतलब समझा देती हूँ जो लिखा हुआ है। पीढ़ी एकांतरण मतलब कुछ समय के लिए कौन सी अवस्था बेटा, युग्मकोद्भिद अवस्था, और कुछ समय के लिए क्या होगी, बीजाणुद्भिद अवस्था। ये प्लांट किंगडम में पढ़ाया जाता है बेटा। युग्मकोद्भिद अवस्था हमेशा कैसी होती है, N, और बीजाणुद्भिद अवस्था कैसी होती है, 2N। तो इसमें चलता पीढ़ी एकांतरण मतलब पहले ये फिर दूसरी अवस्था, फिर स्विच होता रहता है इसके अंदर। अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई देता है, वो तो पता चल ही जाएगा बेटा। जैसा शैवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, उसमें कौन सी अवस्था कितनी देर के लिए है, उसमें बेटा आपको पता चल जाता है कि ये अगुणित होगी या द्विगुणित होगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा केंद्रक विभाजन कैसे होता है। केंद्रक विभाजन के लिए M अवस्था की जो पहली अवस्था है, ये सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। नाटकीय का मतलब ही यही है बेटा कि जो काम होता है M अवस्था में वो हमें दिखता है। किसका नाटक दिखता है, सबसे ज्यादा नाटक दिखता है DNA, जो गुणसूत्र है उनका नाटक दिखता है। कभी तो वो बीच में आ जाते हैं, कभी पोल पे चले जाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कभी संघनित है, कभी असंघनित है। इसीलिए सबसे नाटकीय अवस्था कौन सी है बेटा, M अवस्था, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। जनक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये बेटा कथन और कारण का है कि समसूत्री विभाजन का रीजन क्या है, क्यों बोलते हैं समसूत्री विभाजन, क्योंकि जनक और संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है बेटा, 4। वो अभी मैं पूरा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को ताकि पता चल जाए। और ये कैसी प्रक्रिया होती है बेटा, प्रगतिशील। अगर एक अवस्था आई है तो अगली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, पर आप बेटा उसको स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये भी एक बात होनी चाहिए। देखो ना बेटा, विभिन्न अवस्थाओं को आप स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल होता है। इसका कारण, ये तो हो गया कथन, कारण क्योंकि ये कैसी प्रक्रिया है बेटा, प्रगतिशील प्रक्रिया है, और प्रगतिशील प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती है। क्लियर कट डिवीजन करना मुश्किल होता है, तो ये कथन कारण का क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, अब बेटा मैं इन चारों अवस्थाओं में क्या होता है वो मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि बिना डायग्राम के तो बेटा थ्योरी कैसे समझ में आएगी एनसीईआरटी की। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 डायग्राम के अंदर आपको प्रोफाज, मेटाफेज और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है बेटा, सबसे पहले कौन सी अवस्था हुई थी बच्चों, यहाँ पे अगर किसी सेल में डिवीजन हो रहा है तो G1, फिर S, फिर G2, और G2 के बाद में अब जो अवस्था अपन डिस्कस करने वाले बेटा, ये बात तो हो चुकी थी पहले ही, S और ये G2। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली पहले से ही थी बेटा, यहाँ पे भी केंद्रक झिल्ली पहले से ही थी, क्योंकि केंद्रक झिल्ली का विलोपन कहाँ से शुरू होता है, M अवस्था से। यहाँ पर आपका एक तारक केंद्र था, यहाँ पर जीव द्रव्य में कितने बन गए बेटा, 2। यहाँ पर एक मोनाड स्टेज थी, मैं 2 गुणसूत्र ले रही हूँ बेटा, द्विगुणित में करवा रही हूँ। किस में करवा रही हूँ, द्विगुणित में। चाहे मैं 1 जोड़ा लूँ, चाहे मैं 8 जोड़े लूँ, चाहे मैं 23 जोड़े लूँ, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डबल कर दो बेटा, ये लो डबल हो गया, गुणसूत्र में क्या हो गया, यहाँ 2C था, कितना हो गया बेटा, 4C। DNA की मात्रा 2C से 4C। ये रहा आपका हिस्टोन, सॉरी यहाँ पर हिस्टोन का प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। DNA रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, केंद्रक में, तो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण उसी समय कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन कहाँ बनता है बेटा, साइटोप्लाज्म में ही तो बनता है ना, तो ये ध्यान रखना है इसका, है ना। यहाँ पर भी गुणसूत्र कितने हैं, 4C तो DNA बेटा, और गुणसूत्र कितने हैं, 2 क्रोमोसोम।
इधर भी कितने 2 क्रोमोसोम और इधर भी कितने 2 क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। अब इसी में चेंज हम शुरू करेंगे, किसमें, प्रोफाज में। तो ध्यान से नोटिस करो बेटा, अर्ली प्रोफाज जब आता है बेटा, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली का टूटना शुरू, तारक केंद्र का ध्रुवों पर जाना शुरू। लेट, अच्छा जो भी आपका वहां पे जो दिख रहा है बेटा डीएनए, डीएनए में थोड़ा बहुत संघनन क्या हो जाता है, शुरू। संघनन की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, अर्ली प्रोफाज से। तो ये देखिए बेटा थोड़ा सा मोटा तो दिखने लग ही जाता है डीएनए, ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रगतिशील प्रक्रिया है। अगले स्टेज में केंद्रक झिल्ली हटानी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रगतिशील है। अगर ये हट गई तो कौन सी अवस्था बोलोगे, मेटाफेज। तो इसलिए थोड़ी बहुत रखनी है और गुणसूत्र में पूरा संघनन होकर ये देखो बेटा ठोस गुणसूत्र बना लेते हैं। और तारक केंद्र कहाँ पहुँच गए, ध्रुवों पे। जो स्टार्ट किया था वो कहाँ पहुँच गए बेटा, ध्रुवों पे। जो संघनन शुरू हुआ था वो संघनन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपने सेल में पढ़ा होगा बेटा मेस्यूल, और मेस्यूल से क्या निकलने लग जाती है, तरकु तंतु। तो यहाँ पर बेटा ये एस्टर बना देते, एस्टर मतलब तारक, 2 तारक बन गए बेटा। और ये जो मैं विभाजन तुम्हें बता रही हूँ जहाँ पे मैंने सेंट्रोसोम बनाया है, तो बेटा ये किसका होगा भाई, जंतु कोशिका, क्योंकि पादप कोशिका में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है बेटा। तो ये जंतु कोशिका का विभाजन है। मान लो एनसीईआरटी में नहीं दिखा है, क्या सेंट्रोसोम नहीं दिखा, इसका मतलब वो किसका विभाजन दिखा रही है एनसीईआरटी, पादप कोशिका का। मैं किसका दिखा रही हूँ, जंतु कोशिका का। अब ये तारक किससे बना बेटा, सोचने वाली बात है, तारक काय और तरकु तंतु से मिलके बना है। पहुंचने के बाद ही बनेगा भाई, पहले नहीं बनता है कभी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एस्टर का निर्माण किस में होता है, अर्ली प्रोफाज या लेट प्रोफाज, सोचने वाली बात है बेटा ये तो। अर्ली में कैसे कोई लिख के आ सकता है, पहुंचा ही नहीं है वहां पे। पहुंचा कब है, लेट में। पहुंचने के बाद ही तो निकालेगा ना बेटा तरकु तंतु, पहले कैसे निकालेगा। गुणसूत्र कैसा हो जाता है बेटा, ठोस, थोड़ा सा हल्का सा मोटा और ठोस गुणसूत्र बन जाता है, तारक बन जाता है, समसूत्री उपकरण का निर्माण हो जाता है। जैसे ही बेटा केंद्रक झिल्ली हटी, ये गुणसूत्र कहाँ फैल गए बेटा, साइटोप्लाज्म में। और इसके काइनेटोकोर से कौन जुड़ जाते बेटा, तरकु तंतु। ये देखिए जुड़ गए इसके, इसी के साथ वाला ये रहा दूसरा वाला, इससे भी क्या हो गए, जुड़ गए। तो जो तरकु तंतु गुणसूत्र से जुड़े उसे कहा गुणसूत्रीय तरकु तंतु, और जो नहीं जुड़े बेटा वो आपस में मिलकर प्रोटीन होते बेटा जो इसको जोड़ के रखते हैं, वो हो जाते हैं अगुणसूत्रीय तरकु तंतु। अब ये तरकु तंतु जो इससे जुड़े हुए हैं बेटा, ये इनको खींचेंगे और खींच कर कहाँ लेकर आ जाएंगे, सेंटर में। ये देखिए ये काइनेटोकोर, दोनों काइनेटोकोर अलग अलग तारक के तंतु से जुड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है बेटा कि मेटाफेज प्लेट के अंदर जो काइनेटोकोर होते हैं वो एक ही तारक से जुड़ते हैं, अलग अलग तारक से जुड़ते हैं, अलग अलग। ऊपर वाले का काइनेटोकोर इससे, नीचे वाले काइनेटोकोर इससे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा। डन, ये मेटाफेज प्लेट बन गई और गुणसूत्र सबसे छोटे और सबसे मोटे, यानी संघनन कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे, लेट मेटाफेज। ये तो क्या बेटा, अर्ली मेटाफेज। तो सोचने वाली बात है बेटा कि संघनन कब खत्म होता है, जल्दी बताइए, लेट मेटाफेज। कोई ये नहीं बोल सकता है कि भैया यहाँ पे जो तारक बना, ठोस गुणसूत्र का मतलब ये नहीं है कि संघनन कंप्लीट हो गया है। ठोस गुणसूत्र मतलब दिखने लग गया है, अब गुणसूत्र मोटा दिखने लग गया है। पर सबसे मोटा और छोटा किसमें होता है बेटा, लेट मेटाफेज में। तो ये हो जाएगा आपका लेट प्रोफेज। अब ये जो सेंट्रोमियर था ना बेटा, जो इसको पकड़ के रख रहा है, किसको, दोनों क्रोमेटिड। इन क्रोमेटिड को पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा अर्ध गुणसूत्र। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं क्रोमेटिड और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अर्ध गुणसूत्र। तो अर्ध गुणसूत्र किससे जुड़े हुए हैं बेटा, दोनों सेंट्रोमियर से। अब होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन, और सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा बेटा, तो ये देखो
सेंट्रोमियर पहले कितने थे? 2, अब कितने बन गए? 4। तो गुणसूत्र क्या हो गए? डबल। पहले गुणसूत्र कितने थे बेटा? 2। शुरू से कितने हो रहे हैं? 2 ही तो है बेटा। देखो सेंट्रोमियर को नोटिस करो, 2 2 2 2, यानी कि अप टू दी लेट मेटाफेज क्रोमोसोम कितने हैं भाई? 2। इधर भी क्रोमोसोम कितने बेटा? 2। प्रोफाज के अंदर भी कितने? 2। इधर भी कितने? 2। यानी कि फ्रॉम G1 टू मेटाफेज क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, कोई चेंज नहीं। और डीएनए तो बेटा एस में डबल हो गया तो वो डबल चलता ही रहेगा। अब आता है यहाँ पे क्रोमोसोम, अगर मैं कहती हूँ ये अर्ली, ये क्या है? अर्ली एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज के अंदर ये सेंट्रोमियर का सिर्फ क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। अब इसके तर्कु तंतु जो जुड़े हुए थे ना, ये इसको क्या करेंगे? खींचेंगे पीछे की तरफ, और जैसे ही इसको खींचेंगे बेटा पीछे की तरफ, वैसे ही अंदर के काइनेटोकोर तो क्या है बेटा? फ्री है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, इधर आ जाते बेटा मध्यवर्ती तंतु भी आते हैं, जो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म से ये अर्ध गुणसूत्र कहाँ चले जाते हैं बेटा? ध्रुवों पर। ये देखिए चले गए काइनेटोकोर से। यानी कि लेट एनाफेज में क्या दिखता है? ये भी तो गुणसूत्र ही है। अवस्था कैसी है? मोनाड। अब तक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड क्या थे? जुड़े हुए। अब ये क्रोमेटिड क्या हो गए बेटा? अलग। और लेट एनाफेज में क्या दिखती है आपको? आकृति। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे बेटा? ध्रुवों की तरफ, और इनकी भुजाएं कहाँ हैं? केंद्र की तरफ। ये भी पूछा जाता है एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्थिति किधर होती है और भुजाओं की स्थिति किधर होती है। अभी आएगा, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। तो आई थिंक ये समझ में आया बेटा डायग्राम से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? वापस से आपका केंद्रक झिल्ली दृश्य, ये गुणसूत्र जो दिख रहे थे ना क्रोमेटिड में, ये असंगनित होकर कैसे हो जाएंगे बेटा? पतले, और ये सेंट्रोसोम के पास चले जाएंगे। तो केंद्रक का विभाजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब केंद्रक झिल्ली हटी बेटा, तो केंद्रक झिल्ली से कौन जुड़ा होता है? ईआर की सिस्टर्नी। तो जब यहाँ केंद्रक झिल्ली हटी बेटा, तो प्रोफाज में क्या क्या विलुप्त हो गया? ईआर विलुप्त हो गया, गोल्जी बॉडी विलुप्त हो गया, केंद्रिका जो दिख रही थी अब गाढ़ा होने की वजह से दिखेगी भी नहीं अपन को। ठीक है बेटा, तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब वापस से वो दिखने लगेगी। क्यों? केंद्रक झिल्ली बन गई। तो केंद्रक झिल्ली बनेगी तो हमें वापस वो सारी चीजें दिखाई देगी। अब क्या होगा? जीव द्रव्य विभाजन। और जीव द्रव्य विभाजन के 2 रूप है बेटा। पहला है खांच निर्माण, और खांच निर्माण किस में होता है? जंतु में। और एक होता है बेटा कोशिका पट्टी निर्माण। तो कोशिका पट्टी सेल प्लेट किस में बनती है बच्चों? पादप में। खांच कहाँ से कहाँ बनती है बेटा? बाहर से अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री। और प्लेट कहाँ से कहाँ बनती है? केंद्र से परिधि की तरफ, उसे कहते हैं अपकेंद्री। तो जैसे ही चाहे पादप सेल हो बेटा, चाहे जंतु सेल हो, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा, इसके द्वारा तुम्हें कितनी सेल मिलेगी भाई? 2। जल्दी से नोटिस करो, इसके अंदर ये रहा वापस से, ये रहा कंडीशन। ये कंडीशन अब किस में जाएगा बेटा? आगे सेल डिवीजन करना है इसको, तो जीवन अवस्था में। तो जल्दी से देखो डीएनए की मात्रा कितनी है भाई? 2। क्रोमोसोम कितने हैं? 2। डीएनए कितना? 2। क्रोमोसोम कितने? 2। यानी कि जीवन अवस्था और संतति कोशिका में डीएनए और क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। ठीक है बेटा, तो ये नाटक दिख रहा है सारा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? नाटकीय अवस्था। चीज़ों को रटो मत, बस एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब देखो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, है ना? तो मैंने आपको यही कहा कि बेटा एनसीईआरटी पढ़नी है पर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस की यानी केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था कौन होती है बेटा? पूर्वावस्था। अभी अभी क्या आई थी? पूर्वावस्था ही तो आई थी। एस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते लेकिन आपस में गुथे हुए होते हैं, इसी कारण वो स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ के संगनन का प्रारंभ ही
पूर्वावस्था। कौन सी बेटा, अर्ली या लेट? अर्ली। अर्ली से शुरू हो जाता है संघनन, ठीक है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगता है। किसकी बात चल रही है बेटा? गुणसूत्रीय द्रव्य की। क्रोमेटिन तंतु जो पहले पतले धागे के समान था अब किस में दिखने लग जाता है? गुणसूत्रों में थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है। तारक काय व तारक केंद्रों का जिसका अंतरावस्था की एस अवस्था के दौरान द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ। किसकी अवस्था है? अर्ली प्रोफाज। ये सब अर्ली प्रोफाज की बातें एनसीईआरटी लिख रहा है यहाँ पे। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी ये दोनों बातें तो किसकी थी बेटा? अर्ली। अब किसकी बातें लिख रहा है? लेट की। अब देखो लेट में क्या हुआ, गुणसूत्रीय संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिड, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड से बना होता है, जिसे आपस में कौन जोड़ता है बेटा? सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम लेकर आई हूं मैं, इसको ध्यान से देखो। ये रहा अर्ली प्रोफाज, क्या केंद्रक झिल्ली दिख रही है बेटा? यस। ये रहा लेट प्रोफाज, क्या केंद्रक झिल्ली दिख रही है? यस। यानी केंद्रक झिल्ली हटती नहीं है बेटा, ध्यान रखना है इसमें। हटने वाला डायग्राम किस में होता है? सिर्फ मेटाफेज में। मेटाफेज का मतलब ही यही है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब केंद्रक झिल्ली चली जाती है। तो ये देखिए बेटा, फैल गए सारे, केंद्रक झिल्ली चली गई, सारे गुणसूत्र कहाँ फैल गए? साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे कौन सी फेज आई बेटा? मेटाफेज, लेट मेटाफेज, जिसमें ये पट्टी बन गई ना, मेटाफेज प्लेट बन गई। अंतरावस्था के समय जिस तारक केंद्र का द्विगुणन हुआ था वह कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक केंद्र, प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? एस्टर। वही जो मैंने डायग्राम बनाया था ऊपर और नीचे, तो उससे क्या निकलती है बेटा? तरकु तंतु निकलने लग जाते हैं। ये तंतु कौन से तंतु? तरकु तंतु। और ये तारक, ये आपस में मिलकर क्या बनाते बेटा? समसूत्री विभाजन यंत्र। एस्टर और तंतु भी तो निकलेंगे बेटा बाद में, तो उस तंतु को और एस्टर को मिला के हम क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन यंत्र। ये पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन यंत्र किससे बनता है? किससे बनेगा? तंतु और तारक से। भाई तारक तो क्या था बेटा? ये था ना तारक, सबको पता है ये तारक था। थोड़ी देर बाद क्या निकलेगी इससे? तंतु निकलने लग जाएंगे, तब इसे क्या बोलेंगे? समसूत्री उपकरण बोलते हैं, ठीक है। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका में सूक्ष्मदर्शी में देखें, क्या क्या नहीं दिखेगा बेटा? गोल्जी बॉडी, केंद्रिका, केंद्रक आवरण नहीं दिखाई, लिखा हुआ है पर डायग्राम में नहीं हटाया है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लिखने में तो सही है वो, अगर लिखा हुआ आ जाए बेटा कि ये सब विलुप्त नहीं दिखाई देते, सही है, खुद एनसीईआरटी कह रहा है, पर डायग्राम के अंदर नहीं दिखेगा बेटा। डायग्राम में ये जो चीज़ है ना वो आपको नहीं दिखेगी, वहाँ तो क्या दिखेगा? केंद्रक झिल्ली दिखेगी। डन? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइन को माइनस नहीं करना है दिमाग से। मेटाफेज, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप विघटन के साथ ही, ये देखो आगे वही बात, पूर्ण रूप से विघटन कहाँ पे होता है भाई? द्वितीय अवस्था, जिसे क्या कहते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज की शुरुआत ही कहाँ से होती है? जब केंद्रक झिल्ली हट जाती है पूर्णतया, वो भी आधी नहीं, पूर्णतया। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब समझे? पूर्ण ठोस गुणसूत्र से नहीं कहा जाता है, वो कहाँ पे होगा? मेटाफेज में ही होगा। स्पष्ट रूप से दिखा, यही अवस्था है कि गुणसूत्रों की आकृति, बेटा ये थोड़ा गलत है तुम्हारी हिंदी की एनसीईआरटी में, ये आकृति नहीं होता बेटा, आकार की होगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को खास करके, कि ये तुम्हारे हिंदी मीडियम में आकृति का अध्ययन किस में होता है? एनाफेज में। अभी अभी तुमको प्रूफ करके दिखाया था मैंने, है ना। तो यहाँ क्या लिखना है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि भैया तुम्हारे गुणसूत्र कौन से छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, ये दिखाता है। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा चेंज कर लो भाई। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा है? मॉर्फोलॉजी। क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत फेस करता है बेटा एनसीईआरटी से, गलत चीज़ों को भी याद करना पड़ता है क्योंकि वो कभी इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि ये जो भी सेशन चलेगा हमारा
सीरीज जो भी चलेगा उसको अच्छे से देखना बेटा। समय तो तुम पढ़ोगे तो भी लगेगा, ऐसा तो है नहीं, तो पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन यहाँ पे। डन। ये कौन सी कंप्लीट हो गई? प्रोफास। प्रोफास के बाद में अब बात करते बेटा ये वापस से जो चीज़ें बची हुई है इसकी। मेटाफेज गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र होते हैं बेटा? 2। अभी तक अलग थोड़ी हुए हैं, किसमें हैं? साथ में ही तो हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा सा बिंबनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। सूक्ष्म नलिकाओं से बनी तरकु तंतु। कहाँ से आ रहा है बेटा तरकु तंतु? ऊपर से। तो ये तरकु तंतु ऊपर से आके कहाँ पे जुड़ेंगे? काइनेटोकोर पे आके जुड़ेंगे, ठीक है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं बेटा? मध्य रेखा पर। और प्रत्येक गुणसूत्र में एक अर्धगुणसूत्र। ये देखो, ये लाइन में बात कर रही थी कि मेटाफेज में हर गुणसूत्र का जो एक ध्रुव से तरकु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। कैसे? इधर देखो, मान लो ये मेटाफेज का गुणसूत्र है, दिख रहा है, ये हुआ आधा अर्धगुणसूत्र, ये हुआ आधा अर्धगुणसूत्र। आधा अर्धगुणसूत्र की तरकु तंतु अलग होगी और आधे की अलग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ऊपर वाला अर्धगुणसूत्र का तरकु तंतु कहाँ से आया है? अलग ध्रुव से। और नीचे वाले का कहाँ आया है? नीचे वाले से। अब पढ़ो ये लाइन, एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तरकु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर द्वारा जुड़ जाता है, वहीं इसका संतति ये वाला अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से, ये रहा बेटा विपरीत ध्रुव से। तो चीजें सरल है, सुन के पढ़ो, बिल्कुल इजी लगेगी कि तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो यही तो कह रहा है कि दोनों जो भी आपके क्रोमेटिड है अलग अलग ध्रुवों के तंतु से जुड़ता है। तो ये शब्द बेटा बच्चों को बहुत परेशान करता है, कौन सा वाला? अर्ध, संतति अर्ध गुणसूत्र। तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। और संतति अर्ध गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड। और कोई भी गुणसूत्र कितने क्रोमेटिड से बना हुआ है? 2 क्रोमेटिड से, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो बेटा। नेक्स्ट, मध्यावस्था में मेन क्या काम होता है? जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? मेटाफेज प्लेट। इस अवस्था की मुख्य अवस्था है तरकु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, गुणसूत्र मध्य अवस्था की तरफ जाकर पट्टी और क्या होते हैं बेटा? पंक्तिबद्ध बन जाते हैं। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग हो सकते हैं, इनके संतति गुणसूत्र कहते हैं। वापस वही शब्द आ गया, जो क्रोमेटिड जुड़े हुए थे अब वो क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। क्यों होंगे बेटा? क्योंकि इसमें किसका विभाजन होगा बेटा? सेंट्रोमियर का। तो देखो लिखा हुआ है ना बेटा, पश्चावस्था के प्रारंभ में मेटाफेज प्लेट पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं, इन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। तो देखो बेटा, जब मैंने डायग्राम बनाया था, इस लाइन का मीनिंग समझो, क्या कह रहा है ये कह रहा है बेटा कि जब ये गुणसूत्र बने ना, ये अगली पीढ़ी के क्या बन रहे हैं? गुणसूत्र बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ये 2 थे, ये 2 अकुंडलित हुए और ये यहाँ पे आ गए। तो जो अर्ध गुणसूत्र एनाफेज में बनते हैं वही अर्ध गुणसूत्र किसके लिए संतति गुणसूत्र कहलाएंगे? कब? बाद में। यस, तब प्रत्येक गुणसूत्र मध्य पट्टिका से दूर चले जाते हैं, तब प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु, ये रहा बेटा सेंट्रोमियर, कहाँ? ध्रुवों पे। याद है ऊपर वी शेप बनाया था तो मैंने, सेंट्रोमियर कहाँ था? ध्रुवों पे था। और गुणसूत्र की ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं कहाँ होती बेटा? पीछे। आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा? आगे। आगे क्यों होगी बेटा? जब बच्चे ने डायग्राम देखा है तो भुजाओं में तो गलती होनी नहीं चाहिए। भुजाएं कहाँ होती है? उसके पीछे। और सेंट्रोमियर कहाँ होता है? ध्रुवों की तरफ। और पश्चावस्था में क्या हुआ बेटा? गुणसूत्र बिंदु में विखंडन। अर्ध गुणसूत्र मतलब वही क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग हो गए। और क्रोमेटिड कहाँ चले गए? विपरीत ध्रुवों पर। और इसी समय किसका अध्ययन होता है? आकृति का अध्ययन। और अगर आपको नहीं पता है तो इसी अवस्था में पता चलता है कि गुणसूत्र V है, L है
जे है या आई है? मेटाफेज में नहीं पता चल सकता बेटा, कैसे चलेगा खुद भी तो सोचो आप। नेक्स्ट अंत्यावस्था बेटा, लास्ट टीलोफेज, सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था। अंत्यावस्था गुणसूत्र अपने ध्रुवों पर चले जाते हैं। कैसे हो गए बेटा? पहले मोटे थे ना, अब पतले हो गए, मतलब असंगनित हो गए, वापस किस में आ गए? क्रोमेटिन तंतु में आ गए वो, है ना। और एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, अब अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाता है। अब इसमें क्या होगा बेटा? गुणसूत्र कहाँ चले गए? विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए। इनकी पृथक पहचान समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो दिख रहे थे, अब ये गुणसूत्र नहीं कहलाएंगे, अब ये सिर्फ क्या कहलाएंगे बेटा? गुणसूत्रीय पदार्थ कहलाएंगे, क्रोमेटिन तंतु कहलाएंगे। तो पहचान कब होती है? टीलोफेज में। किसकी? गुणसूत्र की। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ क्या बन जाती है? झिल्ली। और झिल्ली बन गई बेटा तो सारी चीजें वापस से दिखाई देने लग जाती है। ईआर दिखने लग जाता है, केंद्रिका दिखने लग जाती है और गोल्जी बॉडी दिखने लग जाती है। ठीक है, और ये रहा बेटा कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको भी मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी लाइन के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो देखना आप। पादप कोशिकाएं अपेक्षाकृत कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। क्योंकि देखो बेटा, अगर जंतु कोशिका होती तो क्या बनती? खांच। पादप कोशिका के अंदर तो सेल वॉल होती है, तो खांच तो बन नहीं सकती, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी? दूसरी विधि। अब दूसरी विधि के अंदर क्या होगा? पादप कोशिकाएं, नई कोशिका भित्ति निर्माण कहाँ से शुरू होता है बेटा? केंद्र से होकर बाहर की ओर होता है। और बाहर की ओर अगर होगा बेटा तो ये भित्ति से जुड़ेंगे और नई कोशिका भित्ति निर्माण साधारण पूर्वगामी संरचना से। अब सुनो, यहाँ पे पूर्वगामी का मतलब होता है गोल्जी बॉडी की पुटिका। पूर्वगामी कौन है? गोल्जी बॉडी की पुटिका प्लस ईआर के टुकड़े प्लस सूक्ष्म नलिका के टुकड़े, ये बेटा इकट्ठा होना शुरू होते हैं। कहाँ से कहाँ? केंद्र से परिधि की ओर। तो ये सूक्ष्म नलिका के टुकड़े, ये सारे पूर्वगामी से शुरू होते हैं बेटा सेल वॉल का निर्माण, जिसे ये बाद में क्या बनाएंगे? सेल प्लेट बनाते हैं। और सेल प्लेट 2 कोशिकाओं के मध्य क्या बनाती है बेटा? मध्य पटलिका। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएंगे बेटा? पूर्वगामी। पूर्वगामी आने से क्या बनाएगा? सेल प्लेट। सेल प्लेट से क्या बनेगा? मध्य पटलिका। और ये मध्य पटलिका क्या करती है? 2 पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है। फिर इसके अंदर की तरफ क्या बनेगी? सेल वॉल। तो शुरुआत तो यही से हुई ना बेटा। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड 2 संतति कोशिकाओं में वितरित। बेटा इनका द्विगुणन कहाँ हुआ था? तैयारी अवस्था में। जो भी कोशिकांग डबल हुए वो कहाँ पे अलग होंगे? कोशिका द्रव्य विभाजन में ही तो सेपरेशन होगा ना। ठीक है, कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के पश्चात जीव द्रव्य विभाजन नहीं होता है। तो बेटा जब जीव द्रव्य विभाजन नहीं होगा तो मान लो 2 केंद्रक बने, अगली कोशिका में आने तो 1 केंद्रक चाहिए था, कितने बन गए? 2, एज इट इज जाएंगे। फिर और माइटोसिस होगा तो कितने बन जाएंगे? 4। तो अगर जीव द्रव्य विभाजन नहीं होता है, सिर्फ केंद्रक विभाजन होता है, तो बेटा ये अवस्था क्या कहलाती है? बहुकेंद्र की। कई केंद्रक बन जाते हैं और ऐसी बहुकेंद्र की अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? संकोशिक अवस्था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकोशिक अवस्था किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें केंद्रक विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, उसे कहते हैं संकोशिक अवस्था। और ऐसा किसमें पाया जाता है बेटा? नारियल के तरल भ्रूणपोष। आपके पास लिखा हुआ आ सकता है कोशिकीय भ्रूणपोष, तो ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर देना कि भैया भ्रूणपोष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और एक तरल। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है इसमें, है ना। सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है बेटा। किसके लिए बात चल रही है? ये प्राणियों के लिए। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के, अगेन कौन है बेटा निम्न श्रेणी? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें पादपों तथा सामाजिक कीट कौन है भाई? नर मधुमक्खी। सामाजिक कीट में अगुणित कोशिकाओं में भी समसूत्री विभाजन होता है।
सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो बेटा वो तो आपको पता ही है कि भैया अगर माइटोसिस किसी प्राणी में हो रहा है, चाहे वो अगुणित में हो चाहे द्विगुणित में हो, अब तो शायद क्लियर हो गया होगा, आप कंफ्यूज मत होना किस में होता है और किस में नहीं होता है। इसीलिए यहाँ अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है। मधुमक्खी का जब लिंग निर्धारण होता है तो देखा होगा आपने, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र होता है उसमें, समझ में आई? यानी नर होता है अगुणित, मादा होती है द्विगुणित। ठीक है, इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं समान आनुवांशिक, तो बेटा समसूत्री विभाजन में कभी भी आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, आनुवांशिक विभिन्नताएं एब्सेंट, वृद्धि में सहायक, और ये किसके अनुपात को मेंटेन करता है बेटा? केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अनुपात को मेंटेन करता है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर जीव द्रव्य ज़्यादा हो जाएगा, जैसे अंतरावस्था में क्या हुआ, सब चीज़ें ज़्यादा बन रही है, तो सेल में क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि केंद्रक उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। तो जब भी आपकी कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक में संतुलन क्या हो जाता है? गड़बड़, तब सेल डिवीजन को माइटोसिस करना ही पड़ता है ताकि ये अनुपात क्या रहे? संतुलित रहे। तो देखो कितना अच्छा लिखा है एनसीईआरटी ने कि कोशिका वृद्धि के, जब कोशिका में वृद्धि होती है तो क्या होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात कैसा हो जाता है? अव्यवस्थित। क्या लिखा हुआ आ जाएगा तुम्हारे पास? व्यवस्थित, तो गलत है। वृद्धि होगी तो ये अनुपात क्या होगा? अव्यवस्थित। और जैसे ही अव्यवस्थित होगा, इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित करे और केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। तो बेटा जल्दी बताओ, कोशिका द्रव्य केंद्रक के अनुपात को बनाए रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि वृद्धि के समय ये डिस्टर्ब हो जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि ये क्या करता है बेटा? मरम्मत का कॉन्सेप्ट तो बेटा पता ही है। लग जाएगी, चोट लग गई, यांत्रिक हानि हो गई पादप को, तो वो क्या करेगा? माइटोसिस ही तो करेगा। अब इसके कुछ उदाहरण एनसीईआरटी ने दिए बेटा। ऊपरी अधिचर्म, किसकी? ऊपरी अधिचर्म की ऊपरी सतह, उसमें क्या होगा? माइटोसिस। सेकेंड, आहार नाल की भीतरी, अब इसको शफल कर देते हैं। अधिचर्म की कौन सी? भीतरी सतह, और आहार नाल की बाहरी सतह। तो याद तो है तुम्हें, पर चीजें कहाँ गड़बड़ हो जाती है? जैसे ही क्वेश्चन में चेंज आता है हम संभल नहीं पाते हैं कि यार आते हुए भी हम कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि हमने एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया कि जहाँ पर कोई शब्द अगर विपरीत हो सकता है, हमने उसको इमेजिन नहीं किया। अब तो कर पा रहे हो कि क्या कर सकता है बनाने वाला क्वेश्चन? इसको निचली कर सकता है, भीतरी कर सकता है, भीतरी को ऊपरी कर सकता है, और आरबीसी में निरंतर प्रतिस्थापन। तो बेटा माइटोसिस के 3 एग्जाम्पल है मरम्मत के समय। एक तो आरबीसी, अधिचर्म की ऊपरी, और आहार नाल की भीतरी। मरम्मत के लिए क्या होता है? माइटोसिस होता है। देखिए बेटा, मियोसिस को करवाने से पहले, जैसे अभी हमने डायग्राम करके, और हमको एनसीईआरटी पढ़ने में कितना समय लगा? मुश्किल से 5-10 मिनट, है ना? वैसे ही मैं एक बार मियोसिस समझा देती हूँ आपको, जल्दी भी हो जाएगा और एक एक एनसीईआरटी की लाइन पूरी क्लियर हो जाएगी कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, किसी भी सेल में अगर मियोसिस होता है, कंडीशन है वो सेल कैसी होनी चाहिए बेटा? द्विगुणित। जबकि माइटोसिस में क्या होता है? अगुणित में भी हो सकता है, द्विगुणित में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो पादप कोशिका में हो रहा है या प्राणियों में हो रहा है। प्राणियों में तो आपको पता ही है बेटा, केवल किस में होता है? द्विगुणित में। पर जंतु में अगर मैं कहती हूँ अपवाद, तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि कुछ नर मधुमक्खी के अंदर पाया जाए। पर पादप में तो बेटा निम्न जितने भी पादप हैं उनमें अगुणित में भी तो होता है। पर बेटा मियोसिस कभी भी अगुणित में हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसके लिए क्या लाइन आएगी? मियोसिस सदैव द्विगुणित कोशिका में होता है बिना किसी अपवाद के। क्यों? क्योंकि मियोसिस का मतलब ही यही होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी, दैट्स ऑल। अब इसकी शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले जिसमें भी मियोसिस होगा बेटा, उसमें भी तो क्या चलेगी बेटा? जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे जैसे ही आपका G2 अवस्था खत्म हुई बेटा, केंद्रक झिल्ली बनानी पड़ेगी। ये रहा सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे आपका ये जो डीएनए में एक गुणसूत्र का पेयर ही ले रही हूँ बेटा, वही, क्योंकि बेटा आप खुद सोचो द्विगुणित कोशिका में माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है। तो मैंने उसी द्विगुणित कोशिका में माइटोसिस तो करके दिखा दिया, अब क्या दिखा रही हूँ, मियोसिस। और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि माइटोसिस की पुत्री कोशिका तथा मियोसिस की पुत्री कोशिका में आपस में क्या अंतर है, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके बता पाओगे। तो इधर देखो बेटा, इधर क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, ये रहा डीएनए रेप्लिकेशन, ये रहा डीएनए रेप्लिकेशन, अंतरावस्था कंप्लीट, मियोसाइट बोलते हैं जिसमें भी मियोसिस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि मियोसिस हमेशा दो विभाजन में चलता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को हमेशा हम कहते हैं बेटा न्यूनकारी विभाजन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूनकारी। न्यूनकारी का मतलब ही यही है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी किसमें होती है, प्रथम मियोसिस में। वो कैसे होती है वो मैं अभी आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे जो आपका प्रोफाज होता है बेटा, वहां पे प्रोफाज कितनी वाली में खत्म हुआ था बेटा, 2 में, अर्ली प्रोफाज, लेट प्रोफाज। यहाँ ऐसा नहीं होता बेटा, मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था जो होती है वो होती है बेटा प्रोफाज 1। ये प्रोफाज 1 में देखिए सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है लेप्टोटीन, ठीक है, तनुपट। दूसरा होता है इसमें जाइगोटीन, ये देखिए। फिर आता है पैकाइटीन, फिर आता है डिप्लोटीन, और फिर आता है डायकाइनेसिस। अब देखो, अगर आपने एक बार इसमें नोटिस कर लिया बेटा कि चल क्या रहा है भाई, हर अवस्था में सिर्फ और सिर्फ 3 बातें हैं, हर अवस्था की 3 बातें। एक बार यहाँ पे आप नोटिस करके देख लीजिए कि वो 3 बातें कौन सी है जो इसको विशिष्टता देती है। और ये सारे के सारे अवस्थाएं जो है, ये सारी अवस्थाएं किसकी है बेटा, प्रोफाज फर्स्ट। प्रोफाज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जब तक प्रोफाज के आगे फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखा हुआ है तब तक वो प्रोफाज शब्द किसके लिए होगा, माइटोसिस के लिए। यानी अगर मियोसिस का क्वेश्चन तुम्हें देखना है तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। अगर वो नहीं है तो वो क्वेश्चन किसका है बेटा, माइटोसिस का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो गुणसूत्र यहाँ पर क्रोमेटिन तंतु के रूप में था, अब यहाँ केंद्रक झिल्ली टूटना शुरू, सेंट्रोसोम ध्रुवों पे जाना शुरू। पहले इसका हिसाब कर देते हैं अपन कि केंद्रक झिल्ली में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो जल्दी हो जाएगा। ये लगातार टूटना प्रगतिशील रूप में क्या होती है बेटा, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, और डायकाइनेसिस में आकर बस थोड़ा बहुत ही रहता है। ये सेंट्रोसोम गति करते हैं और गति करते करते कहाँ पहुँचते हैं, लास्ट में ध्रुवों पर पहुँच गए। सेंट्रोसोम क्लियर, केंद्रक झिल्ली क्लियर। अब क्या बचा, गुणसूत्र। गुणसूत्र तर्कु तंतु, ये क्रोमेटिन तंतु के रूप में था। यहाँ पे बेटा अभी भी ज़्यादा संघनन नहीं होता है, किस रूप में दिखता है, पतले धागे के समान ही दिखता है, ज़्यादा संघनन हुआ नहीं है अभी, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं लेप्टो। लेप्टो मतलब पतला धागे समान संरचना। बस फर्क ये है कि इसको अपन नॉर्मल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हो आराम से, ठीक है, ये इसका मेन लक्षण है। अब आता है बेटा देखो जाइगोटीन। अब इसमें थोड़ा संघनन शुरू हो गया, पर फिर भी गुणसूत्र कैसे दिख रहे हैं बेटा, पतले और लंबे। ये क्या है, क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड है, 1 2 3 4। जब 4 क्रोमेटिड होते हैं और गुणसूत्र कितने बेटा, 2। तो जब 2 गुणसूत्र होते हैं तो उसमें कितने क्रोमेटिड होंगे, 4। 4 का मतलब टेट्राड। एक टेट्राड में कितने क्रोमेटिड, 4। तो बेटा यहाँ पर 1 टेट्राड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। पर ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि सारे क्रोमेटिड क्या है बेटा, आसपास में है।
तो एक टेट्राड यहाँ पर कितने क्रोमेटिड है बेटा? 4। कितने गुणसूत्र हैं? 2। रटो मत बस, 2 गुणसूत्र मतलब एक टेट्राड, 4 क्रोमेटिड मतलब एक टेट्राड। अब ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र। एक माता से और एक पिता से। समजात गुणसूत्र वो होते हैं जो व्यवहार और आकार की में क्या होंगे बेटा? समान। तो अगर 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं हमारी बॉडी में, तो 23 कहाँ से आएंगे? फादर से। और 23 कहाँ से आते बेटा? मदर से, बाय द हेल्प ऑफ युग्मक। संलयन होके ये एक जोड़ी मैंने बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे समजात गुणसूत्र जब पास पास में आए हैं बेटा, इसका एक ही कारण है कि इसके बीच में प्रोटीन से निर्मित और आरएनए से निर्मित सिनॉप्सिस बनता है बेटा, सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बना, और इसी सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से इन समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या बना बेटा? सिनॉप्सिस। यानी सिनॉप्सिस कब बनता है? जब कॉम्प्लेक्स बनता है। बिना कॉम्प्लेक्स बने सिनॉप्सिस नहीं बन सकता। और जब ये सिनॉप्सिस बन गया तो ये गुणसूत्र पास में आ गए बेटा, बिल्कुल। अब इसे टेट्राड तो बोलेंगे ही बोलेंगे, अब इसे बोलते बेटा युगली भी कहते हैं। युगली कितनी है? 1। तो चाहे एक युगली हो चाहे एक टेट्राड हो, गुणसूत्र कितने होंगे? 2। इसका मतलब डबल। एक टेट्राड डबल गुणसूत्र, 2 टेट्राड 4 गुणसूत्र, 5 टेट्राड 10 गुणसूत्र, डबल ही तो है। एक बाइवेलेंट या एक युगली 2 गुणसूत्र, 2 युगली 4 गुणसूत्र। तो कॉन्सेप्ट क्या बना बेटा? एक युगली बराबर डबल गुणसूत्र। ये समझ लो आप, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहाँ होता है बेटा? जाइगोटीन में। क्या काम हुआ जाइगोटीन में? अस्पष्ट टेट्राड बना। टेट्राड तो पहले से ही था, पर ये हमको स्पष्ट नहीं दिखता बेटा। स्पष्ट कहाँ दिखता है? पैकाइटीन। ये देखिए, ये देखो, क्या पहले में और दूसरे में फर्क है कि नहीं है? है ना बेटा, साफ साफ दिख रहा है। पहले पास पास थे, अब ये क्रोमेटिड अलग अलग। तो स्पष्ट टेट्राड किस में दिखेगा? पैकाइटीन में। तो यहाँ पर टेट्राड पहले भी था, अभी भी है, बस फर्क ये है कि अब ये टेट्राड कैसा दिखता है बेटा? स्पष्ट दिखता है। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। और इनके बीच में क्या बनता है? एक पुनर्योजन ग्रंथिका। पैकाइटीन का मेन क्या हो गया? पुनर्योजन ग्रंथिका। और इसी पुनर्योजन ग्रंथिका में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो क्या करता है? समजात गुणसूत्रों के डीएनए खंड को क्या करता है बेटा? एक्सचेंज। किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आप खुद देखो बेटा, एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। पर अगर कोई दूसरा गुणसूत्र है इसका, इनके बीच को क्या बोलेंगे अपन? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। खुद का खुद के बीच में क्यों करेगा? डीएनए सेम ही तो है। तो कॉन्सेप्ट लगा के फिर करना भाई क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होना चाहिए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कभी नहीं होगा, क्योंकि डीएनए कैसा है? समान है। और इसी वजह से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो मियोसिस की कौन सी अवस्था से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हुई बेटा? पैकाइटीन। किसकी अवस्था है? प्रोफाज 1 की। ठीक है, तो ये बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि भैया क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस यहीं पे चलता है ना। ये देखिए, ये तो रिकॉम्बिनेशन, और इसी जगह पे क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर। डन। सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है बेटा अभी इसमें, है ना, ऐसा मत सोचना टूट गया है अभी। अब सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? टूटेगा। कब टूटा बेटा? जब क्रॉसिंग ओवर हो गया। होने के बाद अब ये क्या होगा? विघटन होगा। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे। तो जब शुरू होंगे तो एक पॉइंट पे ये जुड़े हुए रहते बेटा, कुछ एक पॉइंट पे ये क्या होंगे? जुड़े हुए रहेंगे। और ये जुड़े हुए जो संरचना है बेटा, ये एक्स नुमा होती है, ऐसे। समझ में आ रही है? इसे कहते बेटा कियाजमेटा, कायजमेटा। तो कायजमेटा का निर्माण कहाँ होता है? डिप्लोटीन। सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन कहाँ पे होगा? डिप्लोटीन। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब साथ में रहने से क्या मतलब?
अब वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ कशेरुकों में एग के अंदर कई महीनों से कई सालों तक रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी एग सेल के अंदर, प्राइमरी oocyte में, डिप्लोटीन, सॉरी ये हाँ डिप्लोटीन। पर नॉर्मल में पूछे कि नॉर्मल में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, पैकाइटीन, क्योंकि इसमें क्या होता है डीएनए टूटेगा, फिर वापस एक्सचेंज होगा, फिर वापस से जुड़ेगा। तो नॉर्मल में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, पैकाइटीन, जब तक एग सेल नहीं लिखा हुआ होता है तब तक। पर अगर कशेरुक का एग सेल लिखा है बेटा, तो मैंने अभी अभी क्या बोला, महीनों से सालों तक इसी अवस्था में रहेगा वो, एक्स नुमा अवस्था में। तो क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना। अब ये संघनन तो चल ही रहा है बेटा, शुरू से ही चल रहा है संघनन। तो जब से लैप्टोटीन शुरू हुआ था तब से क्या हो रहा है, संघनन चल रहा है। यहाँ पे संघनन लगभग कंप्लीट, और ये कियास्मेटा कहाँ चला जाता है बेटा, सिरे पर। इसका मतलब गुणसूत्र अभी पूर्णतया एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। कियास्मेटा कहाँ पहुंच गया बेटा, टिप पर। तो इसे कहते हैं बेटा कियास्मेटा का उपांती भवन, कियास्मेटा का उपांती भवन। डन, इसमें सिनॉप्सिस नहीं है। अब जैसे ही केंद्रक झिल्ली हटी बेटा, ये दोनों समजात गुणसूत्र क्या हैं, अभी जुड़े हुए हैं भाई। तभी तो यहाँ पर मेटाफेज प्लेट कितनी बनती है बेटा, 2 बनती, वरना तो एक ही बन जाती बेटा। पर ये जुड़े हुए हैं तो सारे साथ साथ चलेंगे सब समजात गुणसूत्र। और अब यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका काइनेटोकोर और इसका दो काइनेटोकोर तो क्या होंगे, जुड़ेंगे ही नहीं तरकु तंतु से, सिर्फ एक एक काइनेटोकोर। क्यों, क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि माइटोसिस में क्या था, दोनों काइनेटोकोर ऊपर से और नीचे से जुड़े हुए थे। मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज में नहीं जुड़े हुए हैं बेटा। और कितनी प्लेट बनती है, 2। तो ये मेटाफेज फर्स्ट। अब क्या होगा, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण कौन खींचेगा, तरकु तंतु। एक ऊपर जाएगा और एक नीचे। फर्क क्या है, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हुआ। तो जब बेटा सेंट्रोमियर का विभाजन ही नहीं हुआ तो ध्रुवों पर गुणसूत्र मोनाड में गया या डायाड में, डायाड में। और माइटोसिस में किस में जा रहा था, मोनाड में जा रहा था, क्योंकि सेंट्रोमियर का क्या हो गया था, विभाजन। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं हुई, बल्कि इसकी वजह से गुणसूत्र अब क्या हो जाएंगे, आधे। तो गुणसूत्रों के आधे होने के पीछे कौन सी अवस्था उत्तरदायी है, एनाफेज। अगर एनाफेज नहीं खींचता तो शायद समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, एनाफेज फर्स्ट। तरकु यहाँ बना था बेटा, तरकु अब क्या हो गया, टूट गया। अब केंद्रक झिल्ली वापस से बन गई और गुणसूत्र अपनी पहचान नहीं खोकर कैसे हो जाते बेटा, लंबे। जबकि हमने माइटोसिस में अभी अभी पढ़ा है कि गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं, अकुंडलित। यहाँ पे अकुंडलित नहीं होते, लंबे हो जाते हैं। अब टीलोफेज फर्स्ट के बाद क्या चलेगा बेटा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ठीक है, जल्दी से अगर मैं डीएनए पूछूं बेटा, डीएनए नहीं तो गुणसूत्र ही बता दो भाई। क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम इधर भी 2, क्रोमोसोम इधर भी 2, क्रोमोसोम इधर भी 2, क्रोमोसोम इधर भी 2, क्रोमोसोम 2। फ्रॉम G1 टू टीलोफेज फर्स्ट, नो चेंज इन क्रोमोसोम, जितने थे उतने ही हैं। तो बेटा अगर तुम्हारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते तो आप हैंडल कर सकते हो। एस में अगर 20 गुणसूत्र है तो टीलोफेज 1 में भी कितने, 20, जाइगोटीन में 20, पैकाइटीन 20, उसमें थोड़ी चेंज हुआ है। और डीएनए में भी देख लो ना बेटा, डीएनए में भी सिर्फ आपके कहाँ चेंज हुआ था, सेकंड में। अगर डीएनए यहाँ पे 2 है बेटा तो डीएनए कितना हो गया, 4, आगे कितना चलेगा, 4 4 ही तो चलेगा बेटा। इसमें क्या फर्क आया, कुछ आया क्या, नहीं आया, एज इट इज है यहाँ पे सारा के सारा। तो मैंने कैलकुलेशन के लिए बेटा ये डायग्राम बनाया है, वरना तो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ते तो 10 मिनट में खत्म हो जाती। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसमें साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कितनी पुत्री कोशिकाएं बनी, जल्दी बताओ भाई, 2। ये पहली पुत्री कोशिका और ये दूसरी पुत्री कोशिका। अब पहली और दूसरी पुत्री कोशिका अगर बनेगी बेटा
तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे डीएनए और इसकी मात्रा लिखूं, चाहे खांच निर्माण से हो, इधर बना देते बेटा इसको, चाहे कोशिका पट्टी से हो, ये डीएनए कहाँ चला गया, ये केंद्रक किसमें चला गया, ये देखिए बेटा लंबा, ये वाला इधर। अब बताओ भाई डीएनए कितना 2, डीएनए कितना 2, गुणसूत्र कितने 1, गुणसूत्र कितने 1, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी किसका परिणाम है, मियोसिस फर्स्ट। इसीलिए इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन। यानी मियोसिस फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब इसके बाद मियोसिस सेकंड की क्या चलेगी, तैयारी अवस्था, जिसे क्या कहते हैं बेटा, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस छोटी अवस्था होती बेटा, छोटी अवस्था। क्यों, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं बेटा। क्यों, पहले से ही रेप्लिकेटेड है बेटा। यहाँ क्यों जरूरत थी, क्योंकि यहाँ एक ही डीएनए था। यहाँ क्यों नहीं जरूरत है, पहले से ही 2 डीएनए है, क्योंकि सेंट्रोमियर का विभाजन हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब हिस्टोन भी नहीं बनेगा बेटा। हाँ, पर तारक केंद्र का द्विगुणन होगा, तारक केंद्रों का द्विगुणन तो होगा बेटा, वो तो चाहिए ना। अब वही बात बेटा, 2 पुत्री कोशिकाओं में दोनों में क्या चलेगा, प्रोफाज 1, इसमें चलेगा सेकेंड, इसमें दोनों में, इसमें चलेगा प्रोफाज सेकेंड, इसमें भी क्या चलेगा बेटा, प्रोफाज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, इसमें भी मेटाफेज सेकेंड, अगेन टीलोफेज सेकेंड, इसमें भी टीलोफेज। एनाफेज कर ले बेटा पहले, ये रहा एनाफेज सेकेंड, देन अगेन दोनों पुत्री कोशिकाओं में टीलोफेज, टीलोफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। करिए बेटा, जैसे हमने माइटोसिस किया था एज इट इज मियोसिस सेकेंड होता है। तो अब देख लो बेटा, इसका तुम आगे करोगे तो सबसे लास्ट में क्या बनाओगे, गुणसूत्र लगभग मोटे हो चुके होंगे, तारक केंद्र कहाँ पहुंच चुके होंगे, सिरों पर, हाँ, और लगभग पूरी केंद्रक झिल्ली क्या हो चुकी होगी, हट चुकी होगी। पर हटानी कहाँ है, मेटाफेज सेकंड में। कितनी प्लेट बनी, 1। फर्स्ट में कितनी बनी थी, 2, क्योंकि समजात गुणसूत्र साथ में थे, इसमें 1 बनी। सेंट्रोमियर का विभाजन बच्चों जो उधर नहीं हुआ था अब हुआ है, तो गुणसूत्र कितने बन गए भाई, 2, ये अलग हो गए, कहाँ चले गए, ध्रुवों पर। अब इधर केंद्रक झिल्ली बन गई, वापस से असंगनित हो गए, ये देखिए बेटा। अब साइटोकाइनेसिस सेकेंड, इसकी पुत्री कोशिकाएं 1 और 2, इसकी भी पुत्री कोशिकाएं 1 और 2, ये लीजिए बेटा आराम से। अब डीएनए और आप उसको कैलकुलेट करना, अब आप लोगों को आ जाएगा। चलिए भाई यहाँ से शुरू करते हैं। डीएनए कितना था, 2, इधर भी दोनों में कॉमन लिख रही हूँ बेटा बीच में। डीएनए कितना, 2, डीएनए कितना, 2, डीएनए कितना, 2, डीएनए कितना, 2, डीएनए कितना रह गया, 1, सब में 1 ही तो है। फर्क इतना है कि डीएनए में क्या है बेटा, आनुवांशिक विभिन्नताएं, जो कि माइटोसिस में नहीं थी। इसके लिए उत्तरदायी कौन था बेटा, क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम पे आ जाओ भाई, क्रोमोसोम कितने थे, 1, इधर दोनों में कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, इधर कितने हो गए, 2, इधर कितने हो गए, 2। अब गुणसूत्र यहाँ पर भी, 1 मिनट, यहाँ पे भी गुणसूत्र कितना है बेटा, 1 हो गया ना, 2 गुणसूत्र थे, कितना हो गया, 1। अब इसकी तुलना किससे करो, इस पुत्री कोशिका से। क्रोमोसोम कितना, 1, क्रोमोसोम कितना, 1। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान, पर फर्क है, वो डायाड है, ये मोनाड है, पर गुणसूत्र तो है ना, क्योंकि जिसमें सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र होता है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 2 थी, यहाँ 1 है, तो कौन सा विभाजन हो गया, न्यूनकारी। तो जब गुणसूत्रों की संख्या आधी तो न्यूनकारी, गुणसूत्रों की संख्या समान तो समसूत्री, यानी मियोसिस
दो विभाजन रखता है। पहला होता है न्यूनकारी, दूसरा होता है समसूत्री, जिसको हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे अभी। मियोसिस फर्स्ट में कभी गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं होती है। कहाँ पे? एनाफेज में। क्यों? क्योंकि वो समजात गुणसूत्र को क्या करते बेटा? आधा करते हैं। पर माइटोसिस के अंदर एनाफेज में संख्या दुगनी होती है, क्योंकि ताकि हमें क्या मिले? समान गुणसूत्र मिले। डन? तो आई डोंट थिंक बेटा अब कोई दिक्कत तुम्हारी थ्योरी एनसीईआरटी में आनी चाहिए। अब देखो, इसको पढ़ो आराम से। यस, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में क्या बनते बेटा? दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। बेटा यहाँ पर एक कंडीशन देखना, तो द्विगुणित जीव है या द्विगुणित कोशिका है, तो उससे क्या मिलेगी? अगुणित। अगर द्विगुणित कोशिका है और उससे अगुणित मिल रहा है, तो जनरली वो उससे क्या कहेंगे अपन? युग्मक। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन, जिसके द्वारा अगुणित संतति कोशिका, यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है बेटा? आधी। इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं बेटा? मियोसिस। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है और निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः संयोजित। बेटा ये लाइन तो बहुत अच्छी है ना, कि मान लो कोई 2n है जिसमें लैंगिक जनन हो रहा है, तो बेटा लैंगिक जनन में एक नर होना चाहिए और एक मादा। अब इनमें अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो युग्मक बनेगा, तो ये युग्मक क्या हो जाएगा? अगुणित। तो नर और मादा में क्या बना बेटा? युग्मक। अब ये वापस क्या करेंगे? निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप वापस से क्या आ गया बेटा? 2n। तो बेटा जो लैंगिक जनन करते हैं, जनक और संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान, पर युग्मक निर्माण के समय आधी करनी पड़ती है। और ये किसके फलस्वरूप होता है? मियोसिस। इसीलिए इन्होंने ये लिखा है बेटा, और कुछ नहीं है ना। तो पुनः स्थापित, समझ गए? निषेचन के द्वारा पुनः, भली अर्धसूत्री विभाजन से आधी हो गई पर पुनः स्थापित। पादपों और प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन की ये देखो बेटा विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। यस, सबसे पहले केंद्रक कोशिका विभाजन, दो अनुक्रमित चक्र। अनुक्रमिक मतलब एक के बाद एक संपन्न होते हैं, जिसे फर्स्ट और सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक चक्र में पूर्ण। बता सकता है कोई कौन सा चक्र? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। सेकंड में तो जरूरत है ही नहीं। तो ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या दोनों में होता है क्या? गलत, सिर्फ एक में। कारण क्या बता सकते हो? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बेटा? सेकंड में नहीं होने का कारण क्या है? वो ऑलरेडी क्या है? डुप्लीकेटेड है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के रेप्लिकेशन के साथ समान संतति गुणसूत्र बनने के साथ मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ होता है। मियोसिस सेकंड में समजात गुणसूत्रों का युगलन और पुनर्योजन, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। क्या करना है? फर्स्ट। अभी अभी तो सिखाया है बेटा कि दोनों का मिलना और पुनर्योजन किस में होता है? फर्स्ट में ही तो होता है ना। तो ये करेक्शन कर लेना बच्चों। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती बेटा? 4। क्योंकि फर्स्ट में कितनी बन रही थी? 2 में मियोसिस सेकंड चलेगा तो कितनी बनेगी बेटा? 4। पर इसमें ये क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ तो मियोसिस सेकंड में 4 पुत्री कोशिकाएं हैं, सेकंड हटा के क्या लिख देंगे? फर्स्ट। जबकि फर्स्ट में कितनी होती है? 2। तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि ये किसके अंत में बात कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए बेटा, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना में समसूत्री विभाजन अधिक लंबी अवस्था। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्यों लंबी है? उधर 2 थी, इधर 5 है। उधर सिंपल था, इधर जटिल है। क्या लिखा हुआ आ सकता है? लंबी और सरल होती है। तो इसीलिए कहती हूँ बेटा कि एनसीईआरटी के लिए आपके पास में एक हाइलाइटर होना चाहिए कि यार कौन से शब्द उल्टे हो सकते हैं। आराम से कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं कर सकते हो? आपको पेपर बनाने वाले से आगे चलना है, न कि वेट करना है।
कि ओ ऐसा भी क्वेश्चन बनता है क्या, समझ आई? तो बेटा उसकी सोच को तुम समझने की कोशिश करना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारा बेटा बॉटनी में फुल मार्क्स के चांस रहते हैं चारों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और ये बात सही है बेटा, बच्चे लाते भी हैं क्योंकि उनको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका आता है। ठीक है, गुणसूत्रों का व्यवहार आधार पर, यस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, किस आधार पे आप 5 अवस्थाओं में बांटते हो गुणसूत्र व्यवहार। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 अवस्थाएं किस आधार पे करते हो, व्यवहार के आधार पे। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, ये देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ आ सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जबकि क्या होगा, साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसको देख सकते हो बेटा, तनुपट। धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लग सकते हैं। गुणसूत्रों का संघनन, ये सहनन नहीं बेटा, संघनन कॉम्पैक्शन पूरी तरह तनुपट के दौरान जारी रहता है बेटा। एक तो होता है जारी रहता है और एक हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, गलत है बेटा। संघनन तो सब में चलता रहेगा ना, जब तक क्या नहीं आ जाता, मेटाफेज नहीं आ जाता। इसके उपरांत मेटाफेज फर्स्ट की द्वितीय चरण अवस्था, जिसे क्या कहते हैं बेटा, युग्मपट। क्या बोलेंगे, जाइगोटीन। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबंधता को सिनॉप्सिस, सूत्र युग्मन कहते हैं बेटा। तो आपको पता है सूत्र युग्मन तो बीच में ही बनता है वो। युग्मपट, जाइगोटीन गुणसूत्रों के युग्मों को क्या कहते हैं बेटा, समजात गुणसूत्र। इस अवस्था को किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्या आ जाएगा, साधारण। तो ये दोनों शब्द बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। प्रकाश को, सरल को किससे देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को किससे देख सकते हैं। गुणसूत्र सिनॉप्सिस के साथ एक जटिल संरचना बनाता है जिससे सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, जटिल को क्या लिख देंगे, सरल संरचना। जिस कॉम्प्लेक्स की जोड़ी में सिनॉप्सिस्ड समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, युगली या चतुष्क। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर मैं यहाँ 2 गुणसूत्र बनाती हूँ बेटा तो ये है तो युगली, तो गुणसूत्र क्या होगा बेटा, 2, 1 2 3 4, टेट्राड 1। टेट्राड तो एक ही है ना बेटा। टेट्राड का मतलब ही क्या है बेटा, 4। तो टेट्राड तो 1 है, बाइवेलेंट भी कितना हो गया, 1, युगली भी कितना है, 1। यद्यपि ये अगली अवस्था में क्या होते बेटा, अधिक स्पष्ट, यानी कि टेट्राड होता तो जाइगोटीन में भी है पर वो स्पष्ट नहीं होता। दोनों अवस्थाएं पैकाइटिन अवस्था की अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। पैकाइटिन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि, यानी सबसे अधिक अवधि तीनों में से किसकी है, पैकाइटिन। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक बाइवेलेंट गुणसूत्र के चारों अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में कैसे दिखते हैं बेटा, स्पष्ट, जो अब तक क्या थे, अस्पष्ट। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिका दिखती है और पुनर्योजन ग्रंथिका के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर ही किसका कारण है, आनुवांशिक पदार्थ के बीच में आदान प्रदान का कारण है बेटा। विनिमय के लिए एक एंजाइम होता है बेटा, नाम बता देती हूँ, इसमें लिखा है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, लिखा है बेटा। रिकॉम्बिनेज में 2 एंजाइम आते हैं, एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज। तो एंडोन्यूक्लियस तो तोड़ने का काम करेगा और लाइगेज उसे जोड़ने का। तो आप तो इतना सा ध्यान रखो बेटा कि कौन सा एंजाइम क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कहाँ होता है बेटा, ये ग्रंथिका के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये समजात गुणसूत्रों के बीच में पुनर्योजन स्थूलपट के अंत तक पूर्ण, प्रारंभ में नहीं बेटा, अंत तक, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। डिप्लोटीन, सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन और युगली समजात गुणसूत्र बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और किस बिंदु पर जुड़े रहते हैं बेटा, एक्स नुमा, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कायस्मेटा। कुछ कशेरुक, क्या लिखा हुआ आ सकता है, अकशेरुक, जिसका उल्टा बनता है बेटा उसको तो हमेशा हाईलाइट करना चाहिए एनसीईआरटी में। कब तुम्हारा फायदा उठा ले कि ये यहाँ चूक करने वाला है बच्चा, करते हैं बेटा, बच्चे नहीं करते। और इतना इजी क्वेश्चन, अरे भैया कशेरुक तो लिखा हुआ ही नहीं था, तुम किस बात की खुशी मना रहे हो। ठीक है, जहां भी उल्टा होता है अंडरलाइन करो उसको। प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों से वर्षों तक समाप्त।
इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिन लिख सकते हैं भाई, कई दिनों तक, दिन तो थे ही नहीं, महीने थे और वर्ष थे। तो ऐसी बातें कभी सोचते हैं क्या अपन? पर ऐसी बातें कब सोचते हैं? पेपर में आ गया, अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था हमने कभी। तो अब उस लेवल पे आ जाओ बेटा सभी बच्चे, है ना। अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था बेटा डाइकाइनेसिस, जिसमें कियास्मेटा का उपांति भवन, कियास्मेटा का अंत होने लगता है और इस तरह गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाता है। तो बेटा एक बात यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अखर रही है कि संघनन कहाँ होता है? मेटाफेज में, सबको पता है, पर एनसीईआरटी लिख रहा है कि कंप्लीट कहाँ हो चुका है? डाइकाइनेसिस में। तो मैं इसमें कोई आप लोगों की मदद नहीं कर सकती हूँ, जो लिखा हुआ है उसे मानना पड़ेगा। समटाइम क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट अपनी जगह और एनसीईआरटी की लाइन अपनी जगह। तो अगर नीट में आता है बेटा कि डाइकाइनेसिस के अंदर संघनन पूर्ण हो जाता है, तो उसे मानना पड़ेगा बेटा, लिखा है ना पूर्णतया संघनित। तो कीप इट इन योर माइंड, दिस लाइन इज करेक्ट। तर्कु तंतु एकत्र होकर कहाँ चले जाते बेटा? समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहायता। ये तो फिर भी ठीक है, क्योंकि तर्कु तंतु कहाँ पहुंच गए बेटा? ध्रुवों पर है ही है। पारगतिक्रमण के अंत तक ये तो बेटा सब पृथक हो ही जाते हैं ना, केंद्रक झिल्ली भी विघटित, हालांकि दिखती है पर लिखना तो पड़ता ही है। पारगतिक्रमण अवस्था की ओर पारगमन को निरूपित करती है। अब आ जाता है बेटा मियोसिस फर्स्ट। युगली मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, विपरीत ध्रुवों से तर्कु तंतु कहाँ जुड़ेंगे बेटा? समजात गुणसूत्रों पे। फिर पश्चावस्था फर्स्ट, समजात गुणसूत्र अलग, पर दोनों पुत्री संतति आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि संतति गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। मतलब बेटा एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, ध्यान रखना ये। टीलोफेज फर्स्ट, इस अवस्था में केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू, और कोशिका की इस अवस्था को ये बेटा ये शब्द द्विक, द्विक कहते हैं। अब इसके दो मतलब है बेटा। द्विक मतलब कितनी पुत्री कोशिकाएं बनी बेटा? 2। और इन दोनों पुत्री कोशिकाओं के अंदर जो आपका गुणसूत्र है वो कौन सी अवस्था में बेटा? डायाड। तो आप 2 पुत्री कोशिकाओं से भी समझ सकते हो, और इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? डायाड अवस्था में गुणसूत्र है। तो डायाड कब बनता है? मियोसिस फर्स्ट के अंत में या मियोसिस सेकंड के अंत में? फर्स्ट के अंत में जो 2 पुत्री कोशिकाएं बनती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट और सेकंड का पूछा जा सकता है ना। द्विक कब बनता है? ठीक है, टीलोफेज के। भाई टीलोफेज हुआ तो क्या होगा? साइटोकाइनेसिस भी तो होगा ना बेटा, एक ऊपर और एक नीचे। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू होगा तो बेटा क्या होगा? 2 कोशिकाएं बन गई। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैले हुए नहीं होते। मतलब गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं बेटा? पतले। छितराव नहीं मतलब क्रोमेटिन तंतु तक नहीं जाता है गुणसूत्र, जो कि किस में जाता है? माइटोसिस में। छितराव मतलब असंघनन नहीं होता है। 2 अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस, सामान्यतः कम समय के लिए। क्यों बेटा? रेप्लिकेशन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ज़्यादा समय किस में लगता है? रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, कारण बोलो बेटा। नहीं होता, ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है। उसके बाद क्या चलता है बेटा? सेकंड, पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल। तो क्यों? क्योंकि ये किसके समान है बेटा? माइटोसिस के समान है। सेम सारी की सारी बातें एनसीईआरटी की किसके लिए लिखी है आप खुद देख लीजिए बेटा। प्रोफाज सेकंड, गुणसूत्र पूर्णतया लंबा होने से पहले कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल प्रारंभ हो जाता है। फर्स्ट के विपरीत, जल्दी देखो बेटा, फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री सेकंड किसके समान होता है? तो जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था, एज इट इज वही घटनाएं कब होती है? मियोसिस सेकंड में। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाती है, गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। जो पतले थे ना बेटा लंबे, वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं। सेकंड, गुणसूत्र कहाँ आ गए बेटा? बीच में। और विपरीत ध्रुवों से तर्कु तंतु कहाँ जुड़ जाते हैं? अर्ध गुणसूत्र के दोनों काइनेटोकोर से। पहले नहीं थे, अब दोनों काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। गुणसूत्र बिंदु का विघटन किसमें? सेकंड में। ठीक है, और काइनेटोकोर के साथ में सेंट्रोमियर से होते हुए गुणसूत्र कहाँ जाएगा बेटा? विपरीत ध्रुवों पर, और भुजाएं कहाँ होगी? पीछे।
टीलोफेज सेकेंड। अंत में क्या हुआ बेटा, अंतिम अवस्था, और गुणसूत्रों के दो पुनः केंद्रक क्या बन जाएंगे, वापस से बन जाएंगे। कोशिका द्रव्य के बाद में कितनी अगुणित कोशिकाएं बनेगी बेटा, 4। और ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की विशिष्ट संख्या दर पीढ़ी संरक्षित। अभी मैंने डायग्राम बनाया था, देखा, जनक से दूसरी पीढ़ी में अगर तुम्हें गुणसूत्र संरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा, लैंगिक जनन करने वालों को मियोसिस, और मियोसिस के बाद निषेचन। तो बेटा अगर पीढ़ी दर पीढ़ी का क्वेश्चन आता है कि कौन सुरक्षित रखता है, मियोसिस लैंगिक जनन में। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र समान रहते हैं, माइटोसिस। ठीक है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया, देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आप ये कह रहे हो, इसको भी अंडरलाइन कर लेना बेटा, कि विरोधाभासी क्यों कह रहा है एनसीईआरटी, बताऊं क्यों? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मियोसिस के समय गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। कह रहा, ये खुद ही कह रहे हैं ना, तो आप कैसे कह रहे हो कि गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या दोगे बेटा, क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मियोसिस द्वारा तो सिर्फ क्या बनता है, युग्मक। युग्मक बनने के बाद आगे क्या होता है, निषेचन। तो भले ही विरोधाभासी है ये, पर ये सच है कि पीढ़ी दर पीढ़ी को कौन मेंटेन करता है, मियोसिस, क्योंकि उसमें क्या होगा, निषेचन होगा। ठीक है, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। जबकि विरोधाभासी होने के फलस्वरूप तुम कह रहे हो कि आधी हो जाती है, तो फिर संरक्षित कैसे है, निषेचन के द्वारा। इसके द्वारा जीवधारी जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आनुवांशिक, बेटा ये सबसे बड़ा महत्व है किसका, मियोसिस का, आनुवांशिक विभिन्नताओं को उत्पन्न करना। और जब आनुवांशिक विभिन्नताएं होंगी बेटा तो क्या होगा, विकास। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट होता है मैसेज करिए।